हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, कैसे हैं सब? क्या हाल चाल सबके मित्रों? जल्दी से बताएंगे। सही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के बारे में। ठीक है, सॉर्टिंग बाद में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है सिर्फ सर्चिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सर्चिंग क्या तुम जानते हो मित्रों? सर्चिंग क्या होता है? जल्दी से बताओ। एक बार सर्चिंग सुना है कभी? भैया अभी थोड़े दिन पहले सुना था, एक एल्गोरिथम आपने पढ़ाई थी, लीनियर सर्च की। सर्च मतलब होता है फाइंड करना। आपको कोई टारगेट दिया हुआ, आपको कोई की दी हुई है और आपको फाइंड आउट करने की क्या वो की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो हम एक एल्गोरिथम जिसका नाम है लीनियर सर्च ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है इस एल्गोरिथम के अंदर, एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा इस प्रकार से, जब एरेज हमने पढ़ी तो हमने बोला लेट्स से कि ये एक एरे है। लेट्स से कि ये एक एरे है, इस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े 3 2 1 5 7 9। ठीक है, आपने इंडेक्स यहाँ पर लिख दिया 0 1 2 3 4 5। एरे का नाम है ARR। लेट्स से मैंने बोला कि मुझे टारगेट जो है वो 7 के इक्वल है और मुझे फाइंड आउट करना है कि इस एरे के अंदर 7 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मैं कैसे चेक करता था भैया? पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट पे जाता था, इससे पूछता क्या तुम 7 के इक्वल हो? उसने बोला नहीं हूँ। फिर मैं सेकंड एलिमेंट पे गया, मैंने पूछा क्या तुम 7 के इक्वल हो? उसने बोला नहीं हूँ। फिर मैं अगले एलिमेंट पे गया, वो भी इक्वल नहीं है। अगले एलिमेंट पे गया, वो भी 7 के इक्वल नहीं है। अगले एलिमेंट पे गया, वो 7 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर जाकर बोल दिया फाउंड। मैंने बोल दिया फाउंड। तो लीनियर सर्च में तरीका ये था, हम कोड किस प्रकार करते थे इसका? हम कोड में क्या लिखते थे यहाँ पे दोस्तों? मैं कुछ भी एक लूप लिखते थे हम। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस हमने क्या बोला कि अगर हमने ऐसा कुछ बोल दिया कि अगर आपका ARR ऑफ i इज इक्वल टू टारगेट है तो बोल देना फाउंड। ऐसा कुछ लिख दिया हमने। ठीक है, तो मिलता था तो मैं ऐसे फाउंड लिख देते थे। ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं हम। ठीक है, तो लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है, हम सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, सारे के सारे एलिमेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं वर्स्ट केस के अंदर, राइट? अगर लेट्स से मैंने इसमें सर्च किया होता, अगर सर्च किया होता टारगेट इक्वल्स टू 10, तो 10 कैसे सर्च होता भैया? अगेन पहले एलिमेंट पे जाते, फिर दूसरे पे जाते, तीसरे पे जाते, चौथे पे जाते, पांचवे पे जाते, छठे पे जाते, हमें नहीं मिला एलिमेंट, राइट? तो हमने इस टारगेट को फाइंड आउट करने के लिए कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन कर लिए, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन कर लिए भैया? 1 2 3 4 5 6। अगर एरे का साइज n है तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो गए? n कंपैरिजन हो गए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इक्वल होगी बिग O ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? लास्ट वीक में सबसे पहला लेक्चर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ही अपलोड किया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा कृपया करके उसको देख लें। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे के पूरे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी? यस और नो? इस बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी को मैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी भी कहता हूं। इस बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी को मैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी भी कहता हूं, राइट? इसी प्रकार लेट्स से मैंने क्वेश्चन किया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके अंदर क्या हो रहा है? सॉल्यूशन मैंने इस प्रकार लिखा है कि 0 से लेकर n तक लूप चल रहा है और अंदर एक और फॉर लूप चल रहा है जो फिर दोबारा 0 से लेकर n तक चल रहा है। ठीक है, और आपकी यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है आपने, आप कुछ यहाँ पे कर रहे हो ऐसा। तो इस पूरे के पूरे लूप की, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी दोस्त? भैया हमने बोला कि ये i इज इक्वल टू 0 के लिए j 0 से लेकर n तक जाता है। ठीक है, तो कितने ऑपरेशन हुए यहाँ पर? टोटल n ऑपरेशन कर रहा है। मैंने बोला i इज इक्वल टू 1 के लिए फिर दोबारा j 0 से n तक जाता है, तो कितनी बार चला? टोटल n बार चला। मैंने बोला i इज इक्वल टू 2 के लिए कितनी बार चला? ये फिर दोबारा j 0 से n तक जाता है, फिर दोबारा n बार चला, राइट? ऐसे करते करते i इज इक्वल टू n-1 के लिए फिर दोबारा j 0 से n तक गया तो n बार चला, राइट? तो हमने बोला ये टोटल n बार चला और हर एक बार में फिर दोबारा n ऑपरेशंस हुए, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? n मल्टीप्लाई n, दैट विल बी बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो इस सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी जहां पर हम दो फॉर लूप नेस्टेड तरीके से लिखते हैं, बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर होगी, राइट? ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीक 3 में क्लिक करेंगे, पहली वीडियो आपकी आ रही होगी डैशबोर्ड पे। एग्जैक्ट नाम आपको बता देता हूं, वीक 3 पे क्लिक करो, पहली वीडियो आपकी बढ़िया इंट्रोडक्शन टू टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी एडिट है वहां पे। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, हम उसको कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ पर दोबारा वापस। ठीक है, समझ में नहीं आया वैसे तुम सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मैं फिर भी एक बार दोबारा बोलता हूँ। मैंने बोला कि लेट्स से एक लूप है जो कि 0 से लेकर n तक चल रहा है, उसके अंदर एक और लूप है जो कि 0 से लेकर n तक चल रहा है, और उसके अंदर एक और लूप है जो कि 0 से n तक चल रहा है। अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, इस कंडीशन लेके कुछ सी आउट कर रहे हो आप। ठीक है, तो मुझे बताओ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? भैया सिंपल है, ये टोटल n बार चला, ये भी टोटल n बार चला, ये भी टोटल n बार चला, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n मल्टीप्लाई n, दैट विल बी n का क्यूब। बढ़िया, तो इस प्रकार से हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली। ठीक है भैया, बहुत गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम ट्राई करेंगे अच्छा सोल्यूशन निकालने की। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। अब हमने बोला कि अभी तक जो सर्चिंग एल्गोरिथम हमने सीखी है, अभी तक जो हमें सर्चिंग एल्गोरिथम आती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है दोस्त? भैया उसका नाम है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च, लीनियर सर्च। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? तो मैंने बोला लीनियर सर्च, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। तो इसका मतलब अगर मेरे एरे के अंदर टोटल 1000 एलिमेंट होंगे तो मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे वर्स्ट केस के अंदर? भैया 1000 कंपैरिजन करने पड़ जाएंगे। मैंने कहा ओके। मैंने बोला लेट्स से मेरे एलिमेंट के अंदर, एरे के अंदर टोटल 1 लाख एलिमेंट है, एरे के अंदर टोटल 1 लाख एलिमेंट है, कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे वर्स्ट केस के अंदर? भैया 1 लाख कंपैरिजन करने पड़ जाएंगे। ओके, तो मेरे सिस्टम को, ठीक है, मेरे कंप्यूटर को इतने कंपैरिजन करने पड़ेंगे मेरे एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग लीनियर सर्च एल्गोरिथम, यूजिंग लीनियर सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, अगर 1000 एलिमेंट को 1000 कंपैरिजन के द्वारा आपकी लीनियर सर्च एल्गोरिथम कर पा रही है, मैंने बोला मेरे पास एक और एल्गोरिथम है जिसका नाम है बाइनरी सर्च, जिसका नाम है बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च के केस में अगर आपके एरे के अंदर 1000 एलिमेंट हैं तो पता है कितने कंपैरिजन में कर देगी इसको? पता है कितने कंपैरिजन में कर देगी? 10 कंपैरिजन में कर देगी, 10 कंपैरिजन में कर देगी। भैया यहाँ पे 1000 एलिमेंट के लिए 1000 कंपैरिजन लग रहे हैं, यहाँ पे 1000 एलिमेंट के लिए सिर्फ 10 कंपैरिजन लग रहे हैं। तो क्या ये एल्गोरिथम फास्ट है कि नहीं है? क्या ये एल्गोरिथम फास्ट है कि नहीं है? सवाल है कैसे, सवाल है क्या होता है ये, सवाल है क्यों होता है ये, बहुत सारे सवाल हैं, सब समझेंगे आराम से, सब एक एक समझेंगे। बट हमने क्या बोला, ऐसी एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है, इसका नाम है बाइनरी सर्च, जो कि 1000 एलिमेंट के एरे को 10 कंपैरिजन के अंदर फाइंड आउट करके दे सकते हैं कि आपका जो टारगेट वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। हमने क्या बोला, बाइनरी सर्च की बात तो कर ली, हमने बोला एक प्रकार की ऐसी एल्गोरिथम है, ऐसी एल्गोरिथम है जिसके द्वारा हम एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं एक एरे के अंदर। ठीक है, एक एरे के अंदर, पर इसको लगाने की कंडीशन होती है। इस अगर मुझे किसी एरे के ऊपर, ठीक है, एक एरे के ऊपर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करने की कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है?
कि आपके एरे के अंदर एलिमेंट्स जो हैं, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो किस में होने चाहिए, शुड बी इन मोनोटोनिक ऑर्डर। आपके एलिमेंट्स मोनोटोनिक होने चाहिए, यानी कि या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हूं या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हूं। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे पास एक एरे है जहां पर है 1 3 5 7 9, या फिर एक एरे है जहां है 4 3 2 1, या तो देखो ये सारे इंक्रीज कर रहे हैं और ये सारे डिक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, मेरा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। अगर वो सॉर्टेड है मैं तभी उसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई कर पाऊंगा। क्या बात समझ में आती है? तो कभी बाइनरी सर्च अगर अप्लाई करें तो ये वाला लॉजिक हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि भाई कंडीशन ये है कि मेरा जो एरे में नंबर है एक मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए, या फिर मोनोटोनिक ऑर्डर में होना चाहिए, या फिर वो सॉर्ट होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर सॉर्टेड है तो मैं उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। सवाल है क्यों? मैं करता नहीं माना, रीजन अभी मिलेगा, अभी समझोगे। उससे पहले एक बहुत प्यारी गेम है, वो गेम मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और तुम मुझे बताओ कि भाई इस गेम के अंदर आंसर क्या होगा। मैंने बोला कि मेरे पास ना यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 4 6 9 11 15 19 23। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं, ये इंडेक्सेस है। मैं आपसे सिंपल चीज पूछता हूँ, मैं आपसे सिंपल चीज पूछूंगा, आप मुझे आंसर देना। अगर लेट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर लेट से मैं यहाँ पर 9 वाले एलिमेंट के ऊपर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने बोला कि मेरी टारगेट वैल्यू जो है वो 15 है, तो मैं लेफ्ट साइड में ढूंढूं उसको या राइट साइड में ढूंढूं? क्या लगता है भैया? मैं 9 के ऊपर खड़ा हूं और ये एक सॉर्टेड एरे है। अगर मैं 9 के ऊपर खड़ा हूं और ये एक सॉर्टेड एरे है तो कॉमन सेंस की बात है 15 तो 9 के राइट साइड में ही आएगा ना। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं है? कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं है? अगर मैं किसी नंबर के ऊपर खड़ा हूं और मैं एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट कर रहा हूं जो कि उस नंबर से बड़ा है, तो कॉमन सेंस की बात है अगर प्रेजेंट होगा तो राइट साइड में प्रेजेंट होगा, लेफ्ट में तो होगा नहीं, सॉर्टेड ऑर्डर के केस के अंदर। या फिर मैंने बोला अगर मैं एक नंबर के ऊपर खड़ा हूं और जो मेरा टारगेट वेरिएबल है, टारगेट नंबर है, वो इस नंबर से छोटा है, तो कॉमन सेंस की बात है लेफ्ट साइड में होगा। यस और नो? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरा टारगेट जो है ग्रेटर देन n है तो मैं राइट साइड में सर्च करूंगा, और अगर मेरा टारगेट जो है वो लेस देन n है तो मैं लेफ्ट साइड में सर्च करूंगा? यस और नो? सिंपल बात है, कुछ मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर, कुछ मुश्किल तो नहीं है, कुछ मुश्किल तो नहीं है, राइट। अभी तो सेंडिंग ऑर्डर के अंदर तो नहीं कंडीशन लगा ली, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से एक बार खुद सोचेंगे। ठीक है, सिंपल बात है कि नहीं है? आसान है ना? विनीत कह रहे हैं, वैभव कौन कह रहा है, नो कौन कह रहा है, ये बच्चा नो, वैभव शर्मा कह रहे हैं नो। नहीं, क्या मुश्किल है दोस्तों इसके अंदर? अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या 15 9 से बड़ा है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? अगर तुमसे पूछूं 15 9 से बड़ा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? हाँ, 15 9 के बाद आता है कि पहले आता है? बाद का मतलब राइट में और पहले का मतलब लेफ्ट में। भैया 15 तो 9 के बाद आता है यानी राइट में होगा। भैया 7 तो 9 से पहले आता है यानी लेफ्ट में होगा, राइट। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैभव शर्मा, क्या बात समझ में आई? वैभव शर्मा गिनती है तो बचपन में पहली क्लास में पढ़ी थी हमने, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बाइनरी सर्च का लॉजिक समझते हैं, बाइनरी सर्च करती क्या है? चलो समझते हैं, एक बार समझते हैं बाइनरी सर्च करती क्या है। एक फटाफट एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए। मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिख दिया 1 3 7 9 11 13 15 और 19। हमने बोला 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान समझना, बाइनरी सर्च करते क्या वो समझने वाले हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च करती क्या वो एक बार चीज हम समझने वाले हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। ठीक है, सबसे पहले बाइनरी सर्च क्या करती है, दो वेरिएबल को इनिशियलाइज करती है। बोलती है कि सबसे पहला जो इंडेक्स है ना उसको मैं स्टार्ट बोलूंगा, या सबसे पहले नंबर को मैं स्टार्ट के साथ दर्शाऊंगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, बाइनरी सर्च ने क्या बोला? पहले स्टेप में बाइनरी सर्च ने क्या बोला कि भाई स्टार्ट को ना 0 इंडेक्स से इनिशियलाइज कर दो, स्टार्ट जो 0 इंडेक्स के ऊपर होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप क्या बोला कि एंड जो है ना उसको n-1 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, उसको n-1 से इनिशियलाइज कर दो, यानी वो लास्ट इंडेक्स के ऊपर होगा, वो आपका लास्ट इंडेक्स के ऊपर होगा। दैट विल बी n-1, दैट इज 8-1, दैट इज 7। क्या बात समझ में आई? दो चीज समझ में आई, स्टार्ट 0 इंडेक्स के ऊपर होगा, एंड जो है एंडिंग इंडेक्स के ऊपर होगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप बाइनरी सर्च क्या कहती है? बाइनरी सर्च का थर्ड स्टेप क्या कहता है कि मिड को फाइंड आउट करो, जो मिडल एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, मिडल एलिमेंट कैसे निकलेगा भैया? हमने बोला कि हम कर देंगे स्टार्ट प्लस एंड अपॉन में 2। क्या आंसर आ गया? 0 + 7 अपॉन में 2, दैट विल बी 3। तो इसका मतलब मेरा जो मिड है वो इस इंडेक्स को दर्शा रहा होगा, वो इस इंडेक्स को दर्शा रहा होगा। ठीक है, 3 स्टेप समझ में आ गए। स्टार्ट बता दिया कहां शुरू होगा, एंड बता दिया कहां शुरू होगा, और दोनों का मिडिल कहां पे वो मैंने दर्शा दिया। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि मेरी टारगेट वैल्यू किसको सर्च करना चाहते हो? मैंने बोला लेट्स से कि मुझे सर्च करना था 15 को। चलो ये चेक करना है। तो मैंने सिंपल एक चीज बोली, मैंने पूछा क्या मैं 15 के ऊपर खड़ा हूं? क्या मैं 15 के ऊपर खड़ा हूं? आपने क्या बोला? नहीं नहीं। अब मुझे ये बताओ क्या 15 9 से बड़ा है या छोटा है? भैया 15 9 से बड़ा है, 15 9 से बड़ा है। तो किस पार्ट में जाऊं, लेफ्ट पार्ट में जाऊं या राइट पार्ट में जाऊं? भैया कॉमन सेंस की बात है, 15 9 से बड़ा तो राइट पार्ट में जाओगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल ये बोला कि यार इसके लेफ्ट पार्ट में सर्च करने की नीड नहीं है। 15 9 से बड़ा तो लेफ्ट पार्ट में कुछ होगा ही नहीं, लेफ्ट पार्ट में सर्च मत करो, तुम सिर्फ राइट पार्ट में जाकर सर्च करो। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि अब मैं सिर्फ इस एरे के अंदर सर्च करूंगा जहां पर यहाँ 11 पड़ा हुआ है, ये 11 है, ये 13 है, ये 15 है और ये 19 है। ठीक है, अब मेरा स्टार्ट जो है इसका इंडेक्स है 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। यहाँ पर मेरा स्टार्ट आया हुआ है, यहाँ पर मेरा स्टार्ट आया हुआ है और यहाँ पर मेरा एंड आया हुआ है। बहुत बढ़िया। अब फिर दोबारा सेम स्टेप रिपीट करेंगे। फिर दोबारा बाइनरी मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देना आपने इसको, बाइनरी मतलब 2 होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने इसको, लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। आप मिड वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो लेफ्ट पार्ट को नेगलेक्ट करूं या फिर राइट पार्ट को नेगलेक्ट करूं, लेफ्ट पार्ट के अंदर जाऊं या फिर राइट पार्ट के अंदर जाऊं। क्या बात समझ में आई? अब ध्यान से अगर देखोगे तो स्टार्ट की वैल्यू क्या है भैया? स्टार्ट 4 इंडेक्स पे है और एंड जो है वो 7 इंडेक्स पे है। तो मिड कैसे निकालेंगे? मिड विल बी इक्वल टू 4 + 7/2, दैट विल बी 11/2, दैट विल बी 5। यानी मिड कहां पे है भैया? मिड मेरा ये वाला वैल्यू है। मैंने पूछा 13 से 13 क्या तुम मेरे टारगेट के इक्वल हो? उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? नहीं। ठीक है, तो फिर टारगेट तो टारगेट इससे छोटे का नहीं। टारगेट ने बोला कि भाई मैं तो 13 से बड़ा हूं, तो बताओ लेफ्ट में सर्च करूं राइट में? भैया कॉमन सेंस की बात है, 15 13 से बड़ा तो राइट में सर्च करोगे, यानी लेफ्ट पार्ट को नेगलेक्ट कर दिया। अब क्या बचा? अब राइट पार्ट में सर्च करना है। राइट पार्ट में क्या चीजें हैं? दो वैल्यू है हमारे पास,
हमने बोला पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू 15 है और दूसरी वैल्यू 19 है। अगेन यहाँ पर मेरा स्टार्ट आ गया और यहाँ पर मेरा एंड आ गया, ठीक है। मैंने बोला स्टार्ट किसके इक्वल है भैया, स्टार्ट इक्वल हो गया आपके 6 इंडेक्स के, और एंड किसके इक्वल है, एंड इक्वल हो गया आपका एंड 7 इंडेक्स के। मिड की वैल्यू अगेन फाइंड आउट करिए, 6 + 7/2 दैट विल बी 13 अपॉन 2 दैट विल बी 6। तो यानी कि मेरा मिड भी यहीं पर आ गया। मैंने 15 से पूछा 15 क्या तुम मेरे टारगेट के इक्वल हो, उसने क्या बोला, हाँ यस मैं हूं। तो मैंने कहा तुम मेरे टारगेट के इक्वल हो, ठीक है। तो मैंने बोला टारगेट मुझे मिल गया और मैंने इसका इंडेक्स रिटर्न करवा दिया, रिटर्न कर दिया 6। तो 6 जो है यहाँ से रिटर्न हुआ, 6 यहाँ रिटर्न हुआ और 6 यहाँ रिटर्न हो गया। 6 इंडेक्स पर मेरा 15 प्रेजेंट है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, यस और नो। इंडेक्स को आपने रिटर्न कर दिया, बता दिया इस इंडेक्स पर मेरा वैल्यू पड़ी हुई है। बट अगर वैल्यू नहीं पड़ी होती तो क्या करते, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे कि भैया -1 क्या दर्शाता है, -1 दर्शाता है कि ऐसी कोई टारगेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती के अंदर। क्या बात समझ में आई, दोबारा समझेंगे, ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे। अब तुम मुझे बताओगे किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। हमने बोला 2 4 7 10 15 19 21 0 1 2 3 4 5 6। बताओ भाई पहले स्टेप क्या करूं भैया। पहले स्टेप में हमने बोला कि हमारा स्टार्ट जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, बिल्कुल ठीक। तो हमारा स्टार्ट यहाँ पर है। सेकंड चीज मैंने बोली कि एंड जो है n-1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, दैट विल बी 7 - 1 6। तो यानी कि एंड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया। अगला स्टेप भैया मिड फाइंड आउट कर लिया, मिड विल बी इक्वल टू 0 + 6/2 दैट विल बी 3। यानी कि हम इस नंबर को स्टार्टिंग में मिड बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला मेरी टारगेट जो है वो 2 है, मुझे 2 को फाइंड आउट करना है, बहुत बढ़िया। तो मैंने 10 से पूछा क्या तुम 2 हो, उसने क्या बोला, नहीं नहीं। अब मैंने 2 से पूछा भाई तुम 10 से बड़े हो कि छोटे हो, उसने बोला छोटा हूं। तो छोटा हूं तो कहां जाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट पार्ट में सर्च करना पड़ेगा और राइट पार्ट को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। कॉमन सेंस की बात है, 2 अगर 10 से छोटा है तो कॉमन सेंस की बात है लेफ्ट में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट वाले पार्ट में आ गया, तो मैं लेफ्ट वाले पार्ट में आ गया। यहाँ पे क्या दिखा मैंने, यहाँ पड़ा 2, यहाँ पड़ा 4, यहाँ पड़ा 7, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2। स्टार्ट तो मेरा पहले से यहाँ पे था, एंड जो मेरा यहाँ पे था उसको मैंने उठा के यहाँ पर लगा दिया। अगर ध्यान से देखोगे तो एंड कहाँ पे लगाए, मिड से एक पोजीशन पीछे। तो मैं कह सकता हूँ एंड को मैंने मिड -1 पे लगाया होगा, राइट, ऐसा कुछ हुआ होगा, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्टार्ट 0 के इक्वल है, एंड किसके इक्वल है, एंड 2 के इक्वल है। तो मिड की वैल्यू क्या आ गई, मिड विल बी इक्वल टू 0 + 2/2 दैट विल बी 1। यानी आपका मिड जो है यहाँ पर स्टैंड करता है 4 के ऊपर। आपने पूछा क्या 4 2 के इक्वल है, आंसर क्या आया, नहीं है। फिर आपने 2 से पूछा 2 तुम 4 से बड़े हो छोटे हो, उसने क्या बोला, भैया छोटा हूं। यानी कि लेफ्ट में चेक करना है और राइट पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब लेफ्ट वाले में क्या बचा है, सिंगल एलिमेंट बचा हुआ है सिर्फ, उसका नाम है 2। इसी के ऊपर आपका स्टार्ट आ रहा है और इसी के ऊपर आपका एंड आ रहा है, इंडेक्स है 0। तो स्टार्ट है 0, एंड है 0, मिड आपने फाइंड आउट किया 0 + 0/2 वो भी 0, यानी इसी के ऊपर आपका मिड भी आ रहा है। आपने पूछा 2 क्या तुम 2 के इक्वल हो, आंसर क्या आया, हाँ भैया बिल्कुल हूं। अच्छा फिर इंडेक्स बताओ अपना, भैया इंडेक्स मेरा 0 है, तो यहाँ से रिटर्न कर दिया 0, यहाँ से रिटर्न कर दिया 0, यहाँ से रिटर्न कर दिया 0। क्या बात समझ में आई, इसको एक बार कोड में देखते हैं, जैसे भी जरूरत बताएंगे। चलो रिटर्न 0 फॉल्स होगा, अरे बेटा हम इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं, राइट, हम बूलियन रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने एरे बना लिया यहाँ पे पहले, इंट एरे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ऐसा करके हमने एरे बना लिया, ठीक है। हमने टारगेट वैल्यू ले ली। किसको सर्च करूं बताओ भाई, किसको सर्च करूं भैया, 2 को सर्च कर लो, ठीक है जी, 2 सर्च कर लिया। अब मैंने यहाँ बोला कि इंडेक्स ऑफ टारगेट, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया बाइनरी सर्च नाम का, बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन बना लिया और मैंने यहाँ पे हमारा एरे पास कर दिया, एरे के साथ एरे का साइज भी पास कर दिया और टारगेट पास कर दिया, ठीक है। एरे का साइज कितना है 7, ठीक है। और मैंने यहाँ सिंपल चेक कर लिया कि इफ इंडेक्स ऑफ टारगेट इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या है, हमने बोला टारगेट नॉट फाउंड, -1 का मतलब ये रखा हमने, ठीक है। और एल्स केस में हमने क्या बोला, एल्स केस में हम प्रिंट कर रहे हैं कि टारगेट फाउंड एट, और यहाँ पे जो भी मेरा आंसर है उसको मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो चलो स्टार्टिंग में तो सेम क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे नंबर क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, नंबर क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएंगे, चिंता मत करना, ठीक है। पर बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए वही फंडामेंटल क्वेश्चन बार बार करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने फंक्शन लिख लिया हमारा बाइनरी सर्च नाम का, यहाँ हमने पास कर दिया एरे, यहाँ हमने पास कर दिया इसका साइज, यहाँ हमने पास कर दिया टारगेट। क्या ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला, सबसे पहले मुझे स्टेप में क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है भैया, हमने बोला सबसे पहले स्टार्ट बनाओ, स्टार्ट विल बी इक्वल टू 0, एंड विल बी इक्वल टू लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स मतलब n-1, यहाँ पे n क्या होता है साइज, साइज -1, ये बन गया। मैंने बोला इसके बाद मिड, मिड विल बी इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। भैया लाइन नंबर 8 में एक दिक्कत है, इस लाइन नंबर 8 में एक दिक्कत है जो कि हम डिस्कस करेंगे कोड करने के बाद। अभी तो चला लो इसको, चला लो, पर इसमें इशू है, समझाएंगे आपको क्या इशू है, ठीक है। हमने क्या बोला, एक लूप मुझे चलाना है, एक लूप मुझे चलाना है, कब तक चलाना है, हमने अभी जस्ट देखा कि एक ऐसा केस आ गया जहां पर एक सिंगल एलिमेंट मेरे एरे में बचा था, उसी के ऊपर स्टार्ट था, उसी के ऊपर एंड था, राइट। ऐसा केस होगा जिसमें स्टार्ट एंड से आगे निकल जाएगा, तो तब मुझे रुकना पड़ जाएगा, राइट। जैसे मैं 2 पॉइंट अप्रोच में देखा था कि स्टार्ट वाला पॉइंटर एंड वाले पॉइंटर से आगे निकल गया, तब मैं रुक जाता था। तो सेम वही कंडीशन आप लाऊंगा कि जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक मेरा लूप चलता रहेगा, तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पूछता हूं मैं कि यार AR ऑफ मिड भाई, या फिर मैंने सिंपल यहां बोल दिया कि इंट एलिमेंट इज इक्वल टू AR ऑफ मिड, जिसमें मिडिल में आप खड़े हैं उसको एक वेरिएबल नाम दे दिया मैंने एलिमेंट। मैंने सिंपल सी चीज पूछी, मैंने बोला कि यार इफ एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट, यानी अगर दोनों आपस में इक्वल हो गए तो क्या करना है, अगर जिसको मैं सर्च कर रहा हूं मुझे वो मिल गया, तब क्या करूंगा मैं, तब क्या करूंगा भैया, इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो मैंने रिटर्न कर दिया हमने जिस इंडेक्स पर वो पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया भैया। पर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि जिस टारगेट को आप सर्च कर रहे हो वो छोटा है एलिमेंट से, जिसको मैं सर्च कर रहा हूं अगर वो मेरे एलिमेंट से छोटा निकला तो क्या करूंगा मैं, बताना दोस्त। जिसे मैं सर्च कर रहा हूं, 2 को मैं सर्च कर रहा हूं, 2 अगर मेरा मिड वाले एलिमेंट से छोटा है तो कहां सर्च करना है, कॉमन सेंस की बात है, लेफ्ट में सर्च करोगे। तो यानी हम सर्च करना चाहते हैं लेफ्ट में,
सर्च करना चाहते हैं लेफ्ट में, उस केस में क्या करते हैं भैया, लेफ्ट में अगर सर्च करना है तो एंड को उठा के पीछे ले आते थे, राइट। अभी एंड वहां पर था, एंड को उठा के मिड के पीछे ले आया, तो हमने क्या बोला, एंड विल बी इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। और इसका एल्स केस बनेगा, जिस नंबर पे खड़े हो वो टारगेट नहीं है, लेफ्ट पार्ट टारगेट नहीं है, तो कॉमन सेंस क्या होता है, राइट पार्ट में टारगेट है, राइट। एल्स वाले केस में बोला सर्च इन राइट, अगर मुझे राइट में सर्च करना है तो कॉमन सेंस की बात है मेरा स्टार्ट जो है वो मिड प्लस 1 हुआ होगा, ठीक है। इस प्रकार हमने इन 3 कंडीशन को लिख दिया। जब यहां पर मेरा स्टार्ट या एंड जब अपडेट हो गया तो मुझे मिड यहां पर दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ा, राइट। जैसे हम बार बार कर रहे थे, मिड विल बी इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। और एट द एंड मुझे क्या रिटर्न करना है, एट द एंड क्या रिटर्न करना है भैया, अगर एलिमेंट मिल गया होता तो यहां पर इंडेक्स रिटर्न हो गया होता। अगर आप इस लूप से बाहर आए हैं तो कॉमन सेंस की बात है, एलिमेंट नहीं मिला है, एलिमेंट नहीं मिला तो क्या रिटर्न करना है, कॉमन सेंस की बात है, रिटर्न -1 कर देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। एक बच्चा मुझसे पूछा भैया -1 रिटर्न क्यों करो, -5 क्यों नहीं कर रहे। मैंने बोला बेटा इंडेक्सेस 0 से लेकर -1 तक होते हैं, इंडेक्सेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो अगर मैं -1 रिटर्न करूं या माइनस में कोई भी वैल्यू रिटर्न करूं तो कॉमन सेंस की बात है कि वो एक इनवैलिड इंडेक्स है, इसका मतलब मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं, राइट। तो एक इनवैलिड इंडेक्स को -1 से दर्शा रहा हूं और बोलूं कि एलिमेंट मुझे मिला ही नहीं है। इसको मैंने रन करके देखा कोड को, एक बार मैंने इस कोड को रन करके देखा, मैंने बोला ये मेरा एरे है, ये मेरा साइज है, ये मेरा टारगेट है। इसको मैंने रन किया तो क्या आ रहा है, एंड इज इक्वल्स टू मिड -1 आएगा, बढ़िया। हमने इसको फिर से रन करके देखा, उसने बोला टारगेट फाउंड एट 0, यहां मैं लिख देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। 0 इंडेक्स पे आपका टारगेट मिल गया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला अगर मैं 2 की जगह 4 सर्च करता तो भैया 4 के केस में 1 इंडेक्स पे मिल जाता, बढ़िया। अगर मैं 4 की जगह 6 सर्च करता तो 6 मेरा सेकंड इंडेक्स में मिल जाता, बहुत बढ़िया। अगर मैं 6 की जगह 8 सर्च करता तो 8 मेरा थर्ड इंडेक्स में मिल जाता। अगर मैं 8 की जगह 10 सर्च करता तो ये मुझे 4th इंडेक्स में मिल जाता, मिल गया, बहुत बढ़िया। अगर मैं 10 की जगह 12 करता तो मुझे 5th इंडेक्स पर ही मिल जाता, मिल गया। अगर मैं 12 की जगह 16 करता तो मुझे ये 6th इंडेक्स में मिल जाता, मिल गया, बहुत बढ़िया। 16 की जगह मैं 20 सर्च करता तो भैया मिलता ही नहीं, टारगेट नॉट फाउंड। सही चल रहा है कोड, यस और नो, सही चल रहा है कोड, यस और नो। चलो कोड एक बार दोबारा समझना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता तो बहुत सारे बच्चे लाइन नंबर 18 पे, लाइन नंबर 22 पे कंफ्यूज हो गए होंगे, एक बार दोबारा समझेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कोड में एक बार समझते हैं। मैंने क्या लिखा कि इंट स्टार्ट विल बी इक्वल टू 0, ओके, इंट एंड विल बी इक्वल टू n-1, ठीक है। और हमने मिड कैलकुलेट किया, मिड विल बी इक्वल टू s प्लस e अपॉन 2। इसमें क्या इशू है बताएगा, इसमें क्या इशू है अभी डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। हमने बोला यहाँ पे सिंपल कि व्हाइल s लेस देन इक्वल टू e, तब तक लूप चलाओ। पहला काम हमने क्या बोला कि बेटा अगर तुम्हारा ARR ऑफ मिड जो है वो इक्वल्स टू हो जाए टारगेट के, तो सिंपल है, मिल गया तुम्हें एलिमेंट तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दिया मिड। अगला हमने क्या बोला, अगर तुम्हारा टारगेट जो है वो तुम्हारे ARR मिड से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, कॉमन सेंस की बात है, लेफ्ट में सर्च करो। लेफ्ट में सर्च करने के हमने क्या बोला, एंड को इक्वल कर दो मिड -1 के, ठीक है। और एल्स केस लगा दिया, एल्स केस में क्या बोला, राइट में सर्च करो। इसमें क्या बोल दिया, स्टार्ट विल बी इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। ये जो एस है ये स्टार्ट है, ई जो एंड है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और हमने मिड का दोबारा कैलकुलेट कर लिया, मिड विल बी इक्वल टू s प्लस e अपॉन 2 और यहाँ पे खत्म कर दिया। तो ये पूरा कोड हमने लिखा है, ये पूरा कोड हमने लिखा हुआ, ठीक है। एक बार समझते हैं हुआ क्या। चलो हमने ध्यान से देखा, देखो ये मेरा एरे था, ये मेरा एरे था, इसके ऊपर रन करता हूं पूरे कोड को। मैंने यहाँ पर लिखा 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6। लेट्स से कि मेरा टारगेट जो है वो क्या है, टारगेट मेरा 2 है। चलो शुरू करें इस कोड को, ड्राई रन कर रहा हूं मैं, ड्राई रन कर रहा हूं, शुरू करते हैं इस कोड को एक बार, ठीक है। चलो मैंने बोला कि सबसे पहले स्टार्ट को 0 पे लगाओ, यानी मैंने इसके ऊपर स्टार्ट लगा दिया। मैंने बोला एंड को n-1 पे लास्ट इंडेक्स पे लगाओ, यानी मैंने एंड को यहां पर लगा दिया। कई बात समझ में आई मुझे, कई बात समझ में आई, बढ़िया। फिर मैंने बोला मिड कैलकुलेट करो, मिड विल बी इक्वल टू ये कहां पे 0 पे है और एंड कहां पे 6 पे है, 0 प्लस 6 अपॉन 2 यानी कि 3, यानी मिड जो है मेरा इस वाले एलिमेंट के ऊपर बैठा हुआ है। कई बात समझ में आई, कई बात समझ में आई। तो स्टार्ट एंड मिड तीनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया, इन तीनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एक बार इतना हमने कर लिया, स्टार्ट एंड और मिड को तीनों को इनिशियलाइज कर लिया। हमने एक लूप चलाया, उस लूप में सबसे पहला टास्क हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूछते हैं क्या मुझे टारगेट मिल गया, क्या मुझे टारगेट मिल गया। मैंने चेक कर लेता हूं, क्या 2 8 के इक्वल है, बताओ हाँ या ना। नहीं मिला भैया, नहीं मिला, तो मुझे नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा क्या मेरा टारगेट मिड से छोटा है, क्या मेरा 2 8 से छोटा है। आपने क्या बोला, जी हाँ बिल्कुल सही, ट्रू। तो इस केस में मैंने क्या बोला, लेफ्ट में सर्च करो। लेफ्ट में सर्च करने का मतलब क्या है, इस पार्ट में सर्च करो और इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर दो। अगर मुझे इस पार्ट में सर्च करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब से हम सिर्फ इस पार्ट में सर्च करेंगे जहां पर 2 होगा, जहां पर 4 होगा, जहां पर 6 होगा। स्टार्ट तो पहले भी 2 के ऊपर था, अभी भी 2 के ऊपर ही है। एंड पहले कहां पर था, एंड पहले 6 इंडेक्स पर था। इस एंड को उठाकर मैंने यहां पर लगा दिया, राइट। स्टार्ट और एंड जिस एरे पर मैं सर्च कर रहा हूं उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को दर्शा रहे हैं। अब सवाल है मैंने यहां पर कैसे लगाया, हाउ, बहुत सिंपल है। मिड मेरा 8 के ऊपर था, मैंने एंड को 6 के ऊपर लगाया है। इसका इंडेक्स 3 था, इसका इंडेक्स 2 था। तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे लेफ्ट में सर्च करना है, लेफ्ट में सर्च करने का मतलब क्या है, इस एंड को उठाकर मुझे यहां पर लगाना है। तो क्या मैं कह सकता हूं, एंड विल बी इक्वल टू मिड -1, जिस भी इंडेक्स पर मिड पड़ा है उससे एक पीछे आ जाओ, यस और नो। अगर मुझे लेफ्ट में सर्च करना है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जिस भी इंडेक्स पर मिड पड़ा हुआ है उससे एक इंडेक्स पीछे आ जाओ, मिड -1, ठीक है। अब मैंने यहां पे चेक किया, यहां पे s की वैल्यू क्या है, 0 1 2 और e की वैल्यू क्या है 2। तो मेरे मिड की वैल्यू क्या आ रही है, 0 प्लस 2 अपॉन 2 दैट विल बी 1, यानी कि मेरा मिड मेरा यहां पर है। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं भैया, चेक करता हूं क्या इसके इक्वल है, क्या 2 4 के इक्वल है। जवाब आया नहीं, ठीक है। सेकंड सवाल क्या है, क्या टारगेट लेस देन एरर मिड है, टारगेट की वैल्यू क्या 2 और एरर मिड की वैल्यू क्या 4, क्या 2 लेस देन 4 है, जवाब है ट्रू। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब लेफ्ट में सर्च करो। लेफ्ट में सर्च करने का मतलब क्या है, इज इक्वल टू मिड -1 कर देना। मैंने कहा ठीक है, लेफ्ट इतना पार्ट है, राइट इतना पार्ट है, राइट नेगलेक्ट कर दिया, लेफ्ट वाला पार्ट बचा। तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। इसी के ऊपर मेरा स्टार्ट है और इसी के ऊपर मेरा एंड है। अभी भी लूप चल सकता है, कोई इशू नहीं है। मैंने सबसे पहले मिड फाइंड आउट किया कि s 0 है और एंड भी 0 है। मैंने बोला मिड विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0 अपॉन 2 दैट विल बी 0, यानी मिड भी इसी के ऊपर आ रहा है।
सबसे पहला सवाल, क्या टारगेट जो है ARR मिड के इक्वल है? क्या ये भी 2 है और ये भी 2 है? जवाब आया जी हाँ, यस। तो इस केस में क्या करना है? रिटर्न कर दिया मिड को, रिटर्न कर दिया इंडेक्स को। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स 0 है, तो इंडेक्स 0 रिटर्न हो गया। यानी इस वाले एरे के अंदर इस वाले टारगेट को सर्च करना करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2 इज प्रेजेंट एट 0th इंडेक्स, जो कि सही है गलत है? जो कि सही है या गलत है? यस और नो, यस और नो। इसी का एक और वेरिएंट समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम राइट मोस्ट एलिमेंट को सर्च करेंगे, जहां पर राइट मोस्ट एलिमेंट को सर्च करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो हमने बोला यहाँ पर है जी 1 3 5 7 9 11 13। लेट से मैंने बोला कि मेरा जो टारगेट है वो 13 है। ठीक है, मैंने बोला मेरा टारगेट जो है वो 13 है। ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। मैंने बोला जो टारगेट है वो 13 के इक्वल है। सबसे पहले स्टेप बता दोस्तों क्या होता है? भैया इंडेक्स लो पहले दो, 0 1 2 3 4 5 6। हमने क्या बोला? स्टार्टिंग में मेरा एस जो होगा 0 पे होगा, यानी यहाँ पर मेरा एस है। स्टार्टिंग में ई जो होगा वो लास्ट इंडेक्स पे होगा, यानी कि 6 पे होगा, यानी कि यहाँ पर ई है। मैंने बोला मिड को इनिशियलाइज कर लो, मिड विल बी इक्वल टू 0 + 6 अपॉन 2 दैट विल बी 3, यानी मिड मेरा थर्ड इंडेक्स पर पड़ा हुआ यहाँ पर। सबसे पहला काम क्या करता था मैं? सबसे पहला काम क्या है? चेक करो ARR में टारगेट इक्वल है कि नहीं है। तो क्या ये 13 इस 7 के इक्वल है? यस और नो? नहीं है भैया, नहीं है। बहुत बढ़िया। अगली कंडीशन चेक करो, टारगेट ARR मिड से लेस देन है कि नहीं है। हमने चेक किया, क्या 13 7 से लेस देन है? आपने बोला नहीं है। आया है, ये भी नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन जैसी फॉल्स हुई, आप कहां गए? राइट पार्ट में आ गए। तो आपको पता लग गया कि आपको राइट में सर्च करना है। इस कंडीशन के फॉल्स होते ही आप कहां गए? एल्स पार्ट में गए। आपको पता लगा कि राइट में सर्च करना है, राइट में सर्च करना है। इसका मतलब क्या है कि इस पार्ट में सर्च करना है और इस लेफ्ट पार्ट को मैंने नेगलेक्ट कर दिया। तो कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे कि मैं इस पार्ट को यहाँ पे लिखता हूँ, इस पार्ट में सर्च करूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने बोला 9 11 13 इंडेक्स है 4 इंडेक्स है 5 इंडेक्स 6। ई तो पहले से 13 के ऊपर था, अभी भी मेरा ई जो है, अभी मेरा ई 6 इंडेक्स के ऊपर ही है। एस कहां है? एस पहले 0th इंडेक्स के ऊपर था। अब अगर मैं राइट में सर्च करूं तो मुझे एस को यहां पर लाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मिड मेरा थर्ड इंडेक्स पर था और मुझे 4th इंडेक्स पर पहुंचना है, मुझे 4th इंडेक्स पर पहुंचना कैसे पहुंचूंगा? मुझे उसके लिए एस को मिड +1 करना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस की बात हुई कि जब मुझे लेफ्ट में सर्च करना है मुझे क्या करना पड़ता है? एंड को पीछे लाना पड़ता है, और जब मुझे राइट में सर्च करना होता है तब मुझे स्टार्ट को मिड के आगे लाना पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आगे कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है? 4 है, ई की वैल्यू क्या है? 6 है, मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी? मिड की वैल्यू आ गई 4 + 6 अपॉन 2 5, यानी मिड मेरा 11 के ऊपर 5th इंडेक्स के ऊपर खड़ा है। पहली कंडीशन 13 को चेक किया 11 के साथ, क्या इक्वल है? यस और नो? नहीं भैया, इक्वल नहीं है। दूसरी कंडीशन 13 को चेक किया, क्या 13 11 से छोटा है? जवाब आया फॉल्स। फॉल्स का मतलब एल्स पार्ट में जाओगे, एल्स पार्ट का मतलब राइट में सर्च करोगे, राइट में सर्च करोगे। राइट में सर्च का मतलब इस पार्ट में सर्च करेंगे और ये वाला पार्ट नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, हमने बोला राइट पार्ट में चलते हैं। राइट पार्ट में सिंगल एलिमेंट बचा हुआ 13, इसी के ऊपर मेरा एंड है, इसी के ऊपर मेरा एस है, इंडेक्स है 6। तो मैंने बोला एस है 6, ई है 6, मिड हमने फाइंड आउट किया 6 + 6 अपॉन 2 आ गया 6। तो मिड भी इसी के ऊपर आ रहा है। मैंने सिंपल पहला सवाल पूछा, यहाँ पे ये वाला पहला सवाल पूछा कि भाई क्या 13 तो इस 13 के इक्वल हो जाओ या हाँ? तो इसका मतलब अगर हाँ हो तो आंसर रिटर्न होता है इंडेक्स, तो 6 जो इंडेक्स रिटर्न हो गया 6 6 6 रिटर्न हो गया। इस प्रकार आपने आंसर निकाल लिया। राइट, फिर दोबारा एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है भैया, अगर इक्वल नहीं होता, अगर लेट से एलिमेंट नहीं मिलता तब क्या होता? अभी हमने क्या समझ लिया? अभी हमने कोड के अंदर ये कंडीशन समझ ली कि अगर फाउंड हो, मिल जाए तो इंडेक्स रिटर्न कर दो। ठीक है, हमने ये वाली समझ ली जहां पे हम लेफ्ट में सर्च कर रहे हैं एंड को मिड -1 करके। हमने ये वाली समझ ली जहां पे हम राइट में सर्च कर रहे हैं स्टार्ट को मिड +1 करके। हमने ये कंडीशन नहीं समझी, इस कंडीशन को समझते हैं एक बार, इस कंडीशन को समझते हैं। ठीक है, ये समझते हैं। तो एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। वापस आते हैं, लास्ट एग्जांपल है, इसका बानी सर्च एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने बोला 1 3 9 13 17 21 24। बहुत बढ़िया। हमने बोला 0 1 2 3 4 5 6। हमने क्या बोला? स्टार्ट किसके इक्वल है? 0 के, एंड किसके इक्वल है? 6 के। यानी यहाँ पर मेरा स्टार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा एंड लगा हुआ है। टारगेट की वैल्यू क्या दिया है कि 22 सर्च करो। पहले मुझे बताओ 22 दिखा तुम्हें सारे के अंदर? यस और नो? भैया नहीं दिखा 22। अब फाइंड आउट करते हैं बानी सर्च के द्वारा। एस इतना है एंड इतना है, मिड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मिड आया 0 + 6 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 3, यानी मिड मेरा इस 3 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। मिड एक इंडेक्स है, रखना मिड 13 नहीं है, मिड इंडेक्स है। यहां पर मिड की वैल्यू 3 है और ARR मिड की वैल्यू 13 है। मिड एक इंडेक्स को दर्शा रहा है, ARR ऑफ मिड नंबर को दर्शा रहा है। ठीक है, हमने क्या बोला? सबसे पहली कंडीशन, क्या 22 13 के इक्वल है? जवाब क्या आएगा? नहीं है। सेकंड कंडीशन, क्या 22 13 से छोटा है? जवाब क्या आया? नहीं है। इसका मतलब एल्स केस में जाएंगे, इसका मतलब राइट पार्ट में सर्च करेंगे, यानी कि इस पार्ट में सर्च करूंगा और इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर दूंगा। ठीक है, करते हैं सर्च। आ जाओ, हम यहाँ पे सर्च करने गए। हमने बोला यहाँ पड़ा हुआ है 17, यहाँ पड़ा हुआ है 17, यहाँ पड़ा है 21, यहाँ पड़ा है 24। इंडेक्स है 4 5 और 6। स्टार्ट जो है 4 के इक्वल है, एंड जो है वो 6 के इक्वल है। मिड जो है 4 + 6 अपॉन 2 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिड हो गया। बहुत बढ़िया। मैंने सिंपल सवाल पूछा, क्या 22 21 के इक्वल है? आपने बोला नहीं। सबसे पहला हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने क्या बोला कि क्या 22 21 के इक्वल है? आपने बोला नहीं। सेकंड क्या बोला? क्या 22 21 से छोटा है? आपने बोला नहीं। नहीं मतलब एल्स में जाओगे, एल्स मतलब राइट में सर्च करना है, राइट में सर्च करना है। ठीक है, तो राइट मतलब इस पार्ट में सर्च करूंगा और लेफ्ट पार्ट को नेगलेक्ट कर दूंगा। तो राइट पार्ट को हमने यहाँ पर उतार लिया। राइट पार्ट में क्या सिंगल एलिमेंट बचा हुआ 24, इसी के ऊपर एस आ गया, इस ई के ऊपर ई आ गया। इंडेक्स यहाँ पर 6 है, एस 6 के इक्वल है, ई 6 के इक्वल है। मिड विल बी इक्वल टू 6 + 6 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 6। तो मिड भी यहीं पर है। पहला सवाल, क्या 22 24 के इक्वल है? जवाब आया नहीं। दूसरा सवाल, क्या 22 लेस देन 24 है? जवाब आया यस। यस के केस में लेफ्ट में सर्च करते हैं। लेफ्ट सर्च में क्या करते हैं? क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं भैया? एंड को मिड -1 करते हैं। तो इसका मतलब अभी एस इतना है, ई इतना है। लेफ्ट में सर्च करने से मेरा एस हो गया 6 और ई हो गया मिड -1, यानी कि 6 - 1 5। तो यहां पर मेरा एस जो है वो ग्रेटर देन ई हो गया। तो मैंने क्या बोला? मुझे लूप को स्टॉप करना पड़ेगा। तो लूप की स्टॉपिंग कंडीशन क्या है? जैसे ही मेरा एस ई से बड़ा हो जाए, इसका मतलब लूप को स्टॉप करना है, एलिमेंट नॉट फाउंड हो जाएगा। ठीक है जी, एलिमेंट नॉट फाउंड हो जाएगा। तो जब तक तुम्हारा एस लेस देन इक्वल टू ई है तब तक लूप चलाओ,
और जैसे ही तुम्हारा एस ग्रेटर देन ई हो जाए लूप रोक दो, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब क्या है, नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सवाल एक बच गया और एक सवाल और बताया था भैया आपने बोला था कि मिड इज इक्वल्स टू एस प्लस ई अपॉन 2 में कोई इशू है, क्या इशू है दोस्तों इसके अंदर बताना, कोई बच्चा बता सकता है क्या इशू है इसमें। भैया इसमें इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है, आपकी एक इंटीजर की रेंज होती है, आपकी इंटीजर की रेंज है कि -2 से लेकर 2 ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है ये, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। लेट्स से आपने बोला मेरा एस भी इसी के इक्वल है और मेरा ई भी इसी के ही इक्वल है, ठीक है। तो जब मैं इसे कंप्यूट करूंगा सबसे पहले एस प्लस ई कंप्यूट होगा, डिवाइड बाय 2 तो बाद में होगा ना भाई। तो एस प्लस ई जब कंप्यूट होगा क्या वो मेरे इंटीजर की रेंज से बाहर निकल जाएगा, जवाब है हाँ। तो s प्लस ई होकर वो मेरे इंटीजर की रेंज से बाहर निकल जाएगा, यानी कि इंटीजर ओवरफ्लो का इशू यहां पर आ सकता है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, मैंने बोला इस कंडीशन की जगह हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हटा के कि s प्लस ई माइनस एस अपॉन 2। इससे क्या होगा, ये एक इंटीजर की रेंज के अंदर पड़ा हुआ है, आपने 2 नंबर को माइनस किया, कॉमन सेंस वाली बात, अगर 2 नंबर को माइनस करोगे तो छोटा नंबर निकलने वाला है, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो फिर दोबारा आपका एक नंबर इंटीजर रेंज के अंदर आएगा। आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, अगर 1 से ज्यादा वैल्यू से कॉमन सेंस के बाद फिर दोबारा वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो रादर देन यूजिंग s प्लस ई बाई 2 वी विल यूज दिस फार्मूला। क्या बात समझ में आती है, एक्जैक्टली सेम ही है ये भी, ध्यान से देखोगे तो, अगर ध्यान से इसको सॉल्व करने जाओगे ये भी सेम ही फार्मूला है, बट लिखने का तरीका अलग है। तो हम इसे इस प्रकार कंप्यूट करेंगे, s प्लस ई माइनस एस अपॉन 2 मिड को ऐसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है। पुराने वाले फॉर्मूले में क्या इशू है, इसमें इंटीजर ओवरफ्लो का इशू है, इस वाले फॉर्मूले में इंटीजर ओवरफ्लो का इशू नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कहता है भैया अगर मैं s/2 और e/2 लिख दूं, मैंने कहा बिल्कुल सही लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इतना समझ में आ गया। मैंने कहा एक बार दोबारा कोड करेंगे, एक बार दोबारा कोड करेंगे, दोबारा एक बार कोड दिखाता हूं क्या लिखा हमने। आ जाओ, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ है हमारा कोड, ये देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट को इनिशियलाइज किया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एंड को इनिशियलाइज किया, फिर हमने यहाँ पर मिड को इनिशियलाइज किया, ठीक है। इसको इस प्रकार लिखने की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर हमने यही सेम फॉर्मूला जो है यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर दिया। हमने यहाँ पे क्या चेक किया, हमने बोला अगर मुझे एलिमेंट मिल जाए, यानी अगर कंडीशन लिख दी एलिमेंट फाउंड की, अगर एलिमेंट मिलेगा तो रिटर्न इंडेक्स, ठीक है, बढ़िया। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिखा कि अगर टारगेट एलिमेंट से छोटा है तो लेफ्ट में सर्च करो, लेफ्ट में क्या सर्च करेंगे, एंड को पीछे लाकर, एल्स यानी टारगेट जो है एलिमेंट से बड़ा है यानी राइट में सर्च करो, वो कैसे आएंगे, स्टार्ट को मिड प्लस 1 करके। अब अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो कॉमन सेंस की बात है, स्टार्ट या एंड में से कोई एक वैल्यू चेंज हुई है, अगर स्टार्ट या एंड में से कोई वैल्यू चेंज हुई तो मुझे मिड को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मिड को दोबारा टू लिख दूं, मैंने कहा बिल्कुल सही लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इतना समझ में आ गया। मैंने कहा एक बार दोबारा कोड करेंगे यार, एक बार दोबारा कोड करें दोबारा एक बार कोड दिखाता हूँ क्या लिखा हमने। आ जाओ, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ है हमारा कोड, ये देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट को इनिशियलाइज किया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एंड को इनिशियलाइज किया, फिर हमने यहाँ पर मिड को इनिशियलाइज किया, ठीक है। इसको इस प्रकार लिखने की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर हमने यही सेम फॉर्मूला जो है यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर दिया। हमने यहाँ पे क्या चेक किया, हमने बोला अगर मुझे एलिमेंट मिल जाए, यानी अगर कंडीशन लिख दी एलिमेंट फाउंड की, अगर एलिमेंट मिलेगा तो रिटर्न इंडेक्स, ठीक है, बढ़िया। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैं लिखा कि अगर टारगेट एलिमेंट से छोटा है तो लेफ्ट में सर्च करो, लेफ्ट में क्या सर्च करेंगे, एंड को पीछे लाकर, एल्स यानी टारगेट जो है एलिमेंट से बड़ा है यानी राइट में सर्च करो, वो कैसे आएंगे, स्टार्ट को मिड प्लस 1 करके। अब अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है तो कॉमन सेंस की बात है, स्टार्ट या एंड में से कोई एक वैल्यू चेंज हुई है, अगर स्टार्ट या एंड में से कोई एक वैल्यू चेंज हुई तो मुझे मिड को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिड को दोबारा से कैलकुलेट किया और फिर से आप वापस ऊपर आए कंडीशन में, लाइन नंबर 10, और आपने पूरा का पूरा लूप फिर दोबारा एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अगर आप लूप से बाहर आए हैं लाइन नंबर 29 कि आपको एलिमेंट नहीं मिला है तभी आप लूप से बाहर आए, नहीं तो आपने रिटर्न कर दिया होता है इंडेक्स अब तक, ठीक है। तो आपने बोल दिया एलिमेंट नॉट फाउंड और रिटर्न कर दिया इंडेक्स -1। हमने आप बोल दिया कि अगर आपका आंसर जो है -1 के इक्वल आता है तो उसको हम ट्रीट कर रहे हैं सी आउट टारगेट नॉट फाउंड करके। तो ये आपका बाइनरी सर्च का एक कोड बिल्कुल तैयार है। क्या बात समझ में आती है। एक बार ये वाला तो किसी बच्चे ने पूछा था s/2 e/2, इसमें एक इशू होगा, इसको फाइंड आउट करना है, इसमें क्या इशू है, इसमें एक इशू होगा, बताना क्या इशू है, ठीक है। हम सारे के सारे एक प्रैक्टिस फॉलो करेंगे और वो प्रैक्टिस ये होगी कि भाई हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, s + e - s/2, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंगल ही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें एक इशू है, फाइंड आउट करना क्या इशू है।
बहुत बढ़िया। अब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बाइनरी सर्च करती क्या है? मैंने बोला मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, और इस पूरे के पूरे एरे का साइज जो है n है, n साइज है। बहुत बढ़िया। क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि पहली आइट्रेशन में n साइजेस होंगे? यस और नो? पहली आइट्रेशन में जब बाइनरी सर्च में स्टार्ट करूं तो वहां पर टोटल n साइज का एरे होगा। बिल्कुल सही। क्या मैं ये कह सकता हूं सेकेंड आइट्रेशन के अंदर इसका साइज रिड्यूस होकर n/2 हो जाएगा, इसका साइज रिड्यूस होकर n/2 हो जाएगा? क्या मैं ये कह सकता हूं अगले आइट्रेशन के अंदर इसका साइज रिड्यूस होकर n/4 हो जाएगा? क्योंकि एक पार्ट को जो है हम नेगलेक्ट कर रहे हैं और एक पार्ट को जो है हम प्रोसेस कर रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं अगले आइट्रेशन के अंदर ये n/8 हो जाएगा? ऐसे करते करते लेट से मैंने बोला टोटल k नंबर ऑफ आइट्रेशन हुई है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 2 की n/2 की पावर k हो जाएगा। कैसे? मैंने बोला ये देखो, ये था n/2 की पावर 1, ये था n/2 की पावर 2, ये था n/2 की पावर 3। तो kth आइट्रेशन के अंदर, kth आइट्रेशन के अंदर हमने क्या बोला? kth आइट्रेशन में इसका साइज क्या हो गया? n/2 की पावर k, राइट? हम बाइनरी सर्च को रोकते कब है? क्या मैं ये कह सकता हूं सेफली कि जब मेरे एरे का साइज 1 हो जाता है, जब यहां पे सिंगल एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपल सिंपल बता सकता हूं कि भाई प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर मेरे एरे के अंदर सिंगल एलिमेंट पड़ा होता तो क्या मैं आसानी से बता नहीं पाता कि एलिमेंट पड़ा है कि नहीं पड़ा? ज्यादा झंझट नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसका साइज जब 1 होगा, मैंने बोला इसका साइज जब 1 होगा, तो मैंने बोला n/2 की पावर k विल बी इक्वल टू 1। n इज इक्वल्स टू 2 की पावर k। log ऑफ n इज इक्वल्स टू k। मैंने टोटल कितने आइट्रेशन चलाई है? मैंने k आइट्रेशन चलाई है, k कंपैरिजंस की हैं। तो मैंने बोला मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? o ऑफ k दैट विल बी इक्वल टू o ऑफ log बेस टू n। तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर निकल के आ गई। क्या सिंपल है? क्या सिंपल है? हम हर एक आइट्रेशन के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो साइज को छोटा करते जा रहे हैं दोस्त, ठीक है। पहली आइट्रेशन के अंदर हमने बोला कि मेरा एरे का साइज n था। दूसरे आइट्रेशन के अंदर मान लो कि तुमने बोला कि लेफ्ट पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया और राइट पार्ट को हम सर्च कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, मेरा एरे का साइज क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, यानी कि आधा हो गया n/2। अब इसके अंदर हमने क्या बोला? लेट्स से कि राइट पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया और लेफ्ट पार्ट में सर्च कर रहे हैं, तो मेरे एरे का साइज क्या हो जाएगा? मेरे एरे का साइज हो जाएगा n/4। अब इसके अंदर क्या हुआ? लेट्स से मैंने बोला कि मैंने लेफ्ट पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया और राइट पार्ट में सर्च कर रहा हूं, तो मेरे एरे का साइज यहाँ पर क्या हो गया? एरे का साइज यहाँ पर हो गया n/8। ऐसे करते करते मैंने बोला टोटल कितने आइट्रेशन तक चला है? टोटल लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं k आइट्रेशन तक चला है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमने क्या बोला? यहां पर n/2 की पावर 0 साइज है, यहां पर n/2 की पावर 1 साइज है, यहां पे n/2 की पावर 2 साइज है, यहां पर n/2 की पावर 3 साइज है। ऐसी लास्ट जब k आइट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर n/2 की पावर k साइज होगा। और मुझे पता है, मैं सेफली अज्यूम कर सकता हूं कि अगर बाइनरी सर्च रुकती कब है? जब सिंगल एलिमेंट होता है तब रुक जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक ही साइज था, इस एरे का साइज 1 था, तो n/2 k जो मैं कह रहा हूं वो इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2k है और log n इज इक्वल्स टू k है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ k है, दैट विल बी इक्वल टू o ऑफ log बेस टू n। इस प्रकार हमने इसकी फाइंड आउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर ली। k क्या होता है? k एक नंबर ले लिया मैंने, तुम इसको m मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, d मान लो, ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। एक नंबर ले लेके इतना इटरेशन में आपका बाइनरी सर्च स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कभी तो स्टॉप होगा ही ना भाई। अगर आपका एरे का साइज डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू होता जा तो कभी ना कभी तो स्टॉप करेगा ना आपका। कभी ना कभी तो आपका एरे खत्म हो जाएगा ना भाई। लेट्स से इसको एक नंबर पे चला के देखते हैं। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में आपका साइज जो था वो 1024 था, 1024 एलिमेंट का एक एरे था। अगले आइट्रेशन में कितने साइज का हो गया भैया? 512, 512 का हो गया। अगले आइट्रेशन में कितने एलिमेंट हो गए भैया? 256। अगली आइट्रेशन में 128। अगली आइट्रेशन में कितना हो गया भाई? 64। अगली आइट्रेशन में 32। अगली आइट्रेशन में 16। अगली आइट्रेशन में 8। अगली आइट्रेशन में 4। अगली आइट्रेशन में 2। अगली आइट्रेशन में 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कंपैरिजंस के अंदर, 10 कंपैरिजंस के अंदर आपने बता दिया 1024 एलिमेंट के एरे के अंदर कि कोई एलिमेंट फाउंड
टू डिवाइड बाय टू होता जा रहा, तो कभी ना कभी तो स्टॉप करेगा ना आपका, कभी ना कभी तो आपका एरे खत्म हो जाएगा ना भाई। लेट्स से इसको एक नंबर पे चला के देखते हैं। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में आपका साइज जो था वो 1024 था, 1024 एलिमेंट का एक एरे था। अगले इटरेशन में कितने साइज का हो गया भैया? 512, 512 का हो गया। अगले इटरेशन में कितने एलिमेंट हो गए भैया? 256। अगले इटरेशन में 128। अगले इटरेशन में कितना हो गया भाई? 64। अगले इटरेशन में 32। अगले इटरेशन में 16। अगली इटरेशन में 8। अगली इटरेशन में 4। अगली इटरेशन में 2। अगली इटरेशन में 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कंपैरिजंस के अंदर, 10 कंपैरिजंस के अंदर आपने बता दिया 1024 एलिमेंट के एरे के अंदर कि कोई एलिमेंट फाउंड हुआ या नॉट फाउंड हुआ। ये तो मैं समझा रहा था मैं स्टार्टिंग के अंदर, जब मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हारा अगर एरे जो है वो 1000 एलिमेंट का है तो 1000 कंपैरिजन लगते हैं लीनियर सर्च के अंदर, बट अगर 1000 एलिमेंट का एरे बाइनरी सर्च के अंदर हो तो सिर्फ 10 कंपैरिजन लगते हैं। देखा कैसे लगते हैं? हर बार आपका साइज जो है, हर बार आपका साइज डिवाइड बाय 2 हो रहा है, हर बार आपका साइज डिवाइड बाय 2 हो रहा है, हर बार आपका साइज डिवाइड बाय 2 हो रहा है। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार हम बाइनरी सर्च को समझ चुके हैं, इस प्रकार हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल चुके हैं। क्या बात समझ में आती? ठीक है, चलो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कहता है, चलो क्वेश्चन बाद में जाएंगे, अभी सबसे पहले हम ना एसटीएल का फंक्शन निकाल के लाते हैं। हमने बोला बाइनरी सर्च एसटीएल, स्क्रीन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी दोस्त। ठीक है, कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस है। n/2 का क्या मतलब है? अरे यार तुम्हारे पास 100 का नोट है, 100/2 क्या होता है? 50, यानी कोई चीज आधी हो गई है तुम्हारे पास। तो अपने पापा से पूछना, पापा बटे 2 क्या होता है? ठीक है, जो थोड़े देसी लोग हैं वो चाय जब पीते थे ना पुराने जमाने के अंदर तो बोलते थे उसको कि बटे 2 कर देना या बटे 3 कर देना। इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 2, 2 कप में डाल देना, डिवाइड बाय 3, 3 कप में डाल देना, राइट। अभी मैं सैंडोज गया वहां पे, तुम्हारे लक्ष्य भैया कह रहे भैया बटे 2 कर देना। मैंने कहा ये क्या चीज है? कह रहा बटे तो मतलब दो उसमें आएगा, ये 2 कटोरियों के अंदर तुम्हारा सूप आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हम गए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर, हमारी पाउच कैसे यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च का? हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है बाइनरी सर्च का। ठीक है, ये इस प्रकार हम सर्च करते हैं, चेक करते हैं। इसको चला के देखते हैं एक बार, चलाओ। हमने क्या बोला? इस फंक्शन को चलाने के लिए हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। हमने बोला जी एल्गोरिदम, ठीक है जी। और हमने सिंपल यहाँ पे इस पूरे के पूरे कोड को छोड़ो, अभी इसको हमने कमेंट कर दिया, इसको हमने कमेंट कर दिया। हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर लिया कि भैया वेक्टर, हमने बोला जी वेक्टर इंट वी, और हमने इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पे सिंपल एक लूप चला, इफ कंडीशन लिखी। हमने बोला कि अगर कैसे लिखना है, क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? कॉपी किया हुआ है मैंने, कॉपी किया हुआ है। बाइनरी सर्च के अंदर 3 ढूंढ रहा हूं मैं, तो आंसर क्या आना चाहिए? हम प्रिंट कर देंगे इसको हमने रन कर दिया। क्या आंसर आया? वेक्टर वाज नॉट डिक्लेयर्ड। वेक्टर डिक्लेयर कर दो भाई। अब रन करो। फाउंड, तो ये प्री डिफाइंड मेरे पास एक फंक्शन है। हर बार मुझे अपना फंक्शन क्रिएट करने की नीड नहीं है। जैसे मैंने अपना खुद का बाइनरी सर्च का फंक्शन यहां पर लिखा, मुझे आना चाहिए, डेफिनेटली मुझे आना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं किसी ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपको अलाउड ही नहीं है ऐसे बाइनरी सर्च का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना, तो वहां पे आपको खुद का फंक्शन लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे इस बाइनरी सर्च फंक्शन का यूज करके मैंने क्या बोला कि इस वेक्टर में जो कि यहां शुरू होता है और यहां पर खत्म होता है, और इस एलिमेंट को सर्च करो, 3 को सर्च करो। तो आंसर आया ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो 3 इसको मिल गया। लेट्स से मैंने 30 सर्च किया होता तो फॉल्स मिलता, तो क्या आंसर आता? नॉट फाउंड, यानी कि एल्स केस के अंदर आप पहुंच गए। तो अगर आप बाइनरी सर्च का कोड नहीं लिखना चाहते तो आप इस प्रकार से प्री डिफाइंड बाइनरी सर्च के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? प्री डिफाइंड बाइनरी सर्च के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सवाल है एरे में कैसे होगा? चलो एरे के अंदर भी करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे चेक करते हैं क्या हमारे पास फॉरवर्ड आइटरेटर। चलो अब चेक करते हैं। हमने क्या बोला? एरे बनाते हैं। आ जाओ, एरे बनाया हमने।
1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बच्चा कह रहा है वेक्टर क्या होता है दोस्त लास्ट वीक में नहीं आए थे क्या दोस्त आप? लास्ट वीक में नहीं आए थे क्या आप? लास्ट वीक में आते आप तो आपको पता लगता है अरे क्या होता है, वेक्टर क्या होता है सिखाया था हमने आप। ठीक है, तो हमारा ये एरे तैयार है। हमने बोला जिसका साइज क्या है, इसका साइज 7 के इक्वल है। ठीक है, हमने बोला इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, 30 सर्च करना चाहता हूँ एरे के अंदर। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है एरे की, ये इसका एरे का बेस एड्रेस है। खत्म कहाँ पर हो रहा है, ARR+N, सॉरी साइज इस पे खत्म हो रहा है। और सर्च करना चाहता हूँ 30। क्या आंसर आएगा भैया? नॉट फाउंड आंसर आ रहा है। अगर इस 30 को मैं 3 कर दूं तो, या लेट्स से 7 कर दूं तो भैया 7 तो प्रेजेंट है, तो फाउंड आंसर आता है। एरे पे अप्लाई करना तो एरे में इस प्रकार अप्लाई करेंगे आप। बेस एड्रेस देंगे स्टार्टिंग में ARR जो कि बेस एड्रेस होगा, लास्ट एड्रेस देंगे आप जो कि ARR प्लस साइज कर देंगे, और 7 दे देंगे आप जो कि टारगेट वैल्यू उसको आप सर्च करना चाहते हैं। क्या बात समझ में आई मित्रों? तो एरे पे भी सर्च कर सकते हैं आप, और वेक्टर में भी सर्च कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं अभी, उनका जवाब मुझे देंगे, आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज बाइनरी सर्च। बताओ भाई क्या होता है व्हाट इज बाइनरी सर्च? भैया हमने क्या बोला, एक प्रकार की सर्चिंग एल्गोरिदम है, एक ऑप्टिमाइज सर्चिंग एल्गोरिदम है जो कि बहुत फास्ट होती है, जो कि हमें लॉग एंड कंपैरिजंस के अंदर एक एलिमेंट को सर्च करके देती है। लॉग एंड कंपैरिजंस के अंदर एक एलिमेंट को सर्च करने देती है। मैंने पूछा कि लीनियर सर्च फास्ट होती है या बाइनरी सर्च, तो तुम क्या बोलोगे? भैया बाइनरी सर्च फास्ट होती है, लीनियर सर्च तो मजाक है। ठीक है, मैंने बोला कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो तुम क्या बताओगे? भैया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग एन होती है। एन यहाँ पे किसके लिए होता है? एन का मतलब क्या है? यहाँ पे एन का मतलब क्या है भैया? एन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ एरे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये लॉग एन क्यों होती है? क्या तुम ड्राइव करके दिखा सकते हो? कि लॉग एन कैसे हुई? मैंने भी ड्राइव करके दिखाया तुम्हें कैसे लॉग एन हुई। बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्या कोई इनबिल्ट फंक्शन पड़ा हुआ ऑलरेडी जिसके द्वारा बाइनरी सर्च में कर पाऊं? मैं खुद से कोड नहीं लिखना चाहता, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ पड़ा हुआ है। उसके लिए कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है? भैया एल्गोरिदम वाली हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करनी पड़ रही है मुझे? क्योंकि जो मेरी बाइनरी सर्च वाली प्रीडिफाइंड फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन है ना, वो उस एल्गोरिदम वाली फाइल के अंदर पड़ी होगी, इंप्लीमेंटेशन, दैट्स वाई इंक्लूड करनी पड़ रही है। बहुत बढ़िया। अगर मुझे एरे के अंदर बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है इनबिल्ट फंक्शन, तो कैसे होगी भैया? बहुत सिंपल है। बाइनरी सर्च लिख देना ऐसे, बेस एड्रेस बता देना और लास्ट एड्रेस बता देना, और जिसको सर्च करना वो टारगेट बता देना। बहुत बढ़िया। भैया वेक्टर में अप्लाई कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो बाइनरी सर्च लिख देना और यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस v.begin इस वेक्टर का स्टार्टिंग एड्रेस है, v.end इसका एंडिंग एड्रेस है, और टारगेट सेम। तो इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या बात समझ में? सिंपल। पर भैया मुझे नहीं करना ये सब, मुझे तो हमेशा अपनी खुद के एल्गोरिथम कोड करनी आनी चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल सही। तो हमें क्या कोड हमें करना आता है? क्या हमें कोड आता है? यस और नो। क्या हम कोड सीख चुके हैं? भैया सिंपल है। स्टार्ट इनिशियलाइज करो, एंड इनिशियलाइज करो, मिड इनिशियलाइज करो, फिर एक लूप चलाओ जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू 10 है। 3 चीज होंगी। पहला, या तो जो आंसर है जो सर्च कर रहे हो मिल जाएगा, मिल गया तो रिटर्न करो इंडेक्स। सेकंड, जो सर्च कर रहे हो वो करंट एलिमेंट से छोटा होगा तो लेफ्ट में सर्च करो, जो सर्च कर रहे हो वो करंट एलिमेंट से बड़ा होगा तो राइट में सर्च करो। 3 चीजें हैं, सिर्फ 3 चीजें हैं। बाइनरी सर्च कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, बड़ी सिंपल सी चीज है। बाइनरी सर्च के अंदर सिर्फ तुम्हें 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि या तो तुम्हें एलिमेंट मिल गया होगा, ठीक है, एलिमेंट मिल गया तो रिटर्न कर दो, या फिर लेफ्ट में सर्च करना होगा या फिर राइट में सर्च करना होगा, खत्म। या तो जिस एलिमेंट के ऊपर खड़े हो वही एलिमेंट है तुम्हारा आंसर, या लेफ्ट में कहीं पर आंसर पड़ा है या राइट में कहीं पर आंसर पड़ा है। अभी इसको हमने आइटरेटिवली लिखा है, व्हाइल लूप का यूज करके लिखा है। जब मैं तुम्हें रिकर्जन में लेके जाऊंगा तो इसी कोड को और छोटा कर दूंगा, इसी कोड को इतना छोटा कर दूंगा तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा मुझसे बार बार पूछ रहा है कि ARR+N का क्या मतलब है। मैं सिंपल एक बात करता हूं दोस्त, मुझे ये बताना, सब बच्चे बताएंगे कि लेट से यहां पर हमने बोला 104, 108, 112 और 116। मैंने बोला ARR जो है वो 104 के इक्वल है, ये इसका बेस एड्रेस है। ARR+1 किसके इक्वल होगा बताना? तुम्हारी मैथ चेक करते हैं आज। 104+1 किसके इक्वल होगा? 104+1 किसके इक्वल होगा? जो बच्चे 105 कह रहे हैं फटाफट अपने मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। ये तुम्हारी बच्चों वाली मैथ नहीं है भैया, यहाँ पे हर एक इंटीजर है, तभी तो 4 बाइट ले रहा है। 104+1 108 वाले एड्रेस के इक्वल है।
तो अगर मैं इसमें +1 करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं इसमें +1 करूंगा ये यहाँ पे आ जाएगा, इसमें +1 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। क्या बात समझ में आई? उसी प्रकार सोचो जब मैं इसमें +n करूंगा तो कहाँ पहुंचेगा, लास्ट वाले एड्रेस पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मैं चेक करना। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द फर्स्ट अकरेंस, ठीक है, फाइंड दी फर्स्ट अकरेंस। चलो वापस फोकस कर रहे हैं, फोकस, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, बकवास करेंगे आराम से, क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है। फाइंड दी फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है, उसकी पहली अकरेंस को मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो हमने क्या बोला कि मेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है, इस एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, इसके अंदर पड़ा हुआ है जी 1, इसके अंदर पड़ा हुआ है जी 3, इसके अंदर पड़ा है 4, 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 इसके अंदर पड़ा है 4 और यहाँ पड़ा है 6, यहाँ पड़ा है 7, यहाँ पड़ा है 9, ठीक है जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे पास टोटल 10 एलिमेंट है। मुझे बताओ यहाँ पर मेरा टारगेट जो है इक्वल टू 4 है। 4 की पहली अकरेंस कौन से इंडेक्स पर है? 4 की पहली अकरेंस कौन से इंडेक्स पर है भैया? 4 की पहली अकरेंस यहाँ पर है, ये 4 की पहली अकरेंस, सबसे पहली बार यहाँ पर 4 देखा गया है। 4 की लास्ट अकरेंस कहां पर है? 4 की लास्ट अकरेंस ये वाले इंडेक्स पे है, ये 4 की लास्ट अकरेंस है, यहां पर लास्ट बार 4 देखा गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। मुझे सिर्फ फर्स्ट अकरेंस पे फोकस करना है, सोचते हैं कैसे। मैंने कहा सिंपल है, बाइनरी सर्च का क्या, बाइनरी सर्च में इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूं, पहले ये समझते हैं। लीनियर सर्च से तो हो जाएगा, तुम यहां से ऐसे जाओगे, फॉर्मूला नहीं मिला, मिल गया, बढ़िया, ये आंसर है, सिंपल, ठीक है। लीनियर सर्च नहीं, बाइनरी सर्च से कैसे कर सकते हैं ये बताओ। क्या बाइनरी सर्च में यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ भैया कर तो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये मोनोटोनिक है, एलिमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, कर सकता हूँ, बढ़िया कर सकता हूँ। इसके बाद ट्राई कर लेते हैं। हमने बोला S जो है वो कहाँ पर होगा? 0 पे होगा, यानी यहाँ पर मेरा S है। E जो है वो कहाँ पे होगा? 9 पे होगा, यानी यहाँ पर मेरा E है। मुझे मिड निकालना है। इसके बाद मिड की वैल्यू क्या होगी? मिड की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 + 9/2, दैट विल बी 4, यानी कि इस 4th इंडेक्स पे मेरा मिड पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। सबसे पहला काम क्या होता था? मैं पूछता था कि क्या ये मिड टारगेट के इक्वल है? क्या आंसर आया? हाँ, यस, हाँ। मैंने यहां पूछा क्या ARR ऑफ मिड इज इक्वल्स टू टारगेट 4 इज इक्वल्स टू 4। आंसर आया यस, आंसर आया ट्रू। क्या करूं? इंडेक्स रिटर्न कर दूं? पर गलत आंसर आ जाएगा उससे। तो मैंने कहा नहीं, इंडेक्स रिटर्न नहीं करना, 2 चीजें करता हूं, ध्यान से देखना। आंसर स्टोर करा लो, यानी हमने स्टोर कर लिया इंडेक्स इज इक्वल्स टू 4, 4th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और आंसर स्टोर करा लिया। अगर मुझे पहली अकरेंस सर्च करनी है तो कॉमन सेंस की बात है, पहली अकरेंस इस 4 के लेफ्ट साइड में होगी या राइट साइड में होगी? हो सकता है यही 4 पहली अकरेंस हो, बट ये भी तो हो सकता है कि ना हो। अगर नहीं हुआ तो पहली अकरेंस लेफ्ट में होगी, राइट में होगी? कॉमन सेंस की बात है, पहली अकरेंस लेफ्ट में ही होगी। तो मैंने सेकंड स्टेप क्या बोला? सर्च इन लेफ्ट। तो मैंने पहली कंडीशन क्या बनाई कि अगर ARR ऑफ मिड टारगेट इक्वल होता है तो 2 काम करना। पहला काम आंसर को स्टोर करना, दूसरा काम लेफ्ट में सर्च करना। पहली कंडीशन तैयार है हमारी, ठीक है। करते हैं। तो अब जो मेरा एरे है वो क्या बन गया? अब मेरा एरे ऐसा बन गया, इसमें क्या पड़ा है? 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 1 पड़ा है, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है और 4 पड़ा है। 0 1 2 3। S की वैल्यू क्या होगी? 0। अच्छा, मैं लेफ्ट में सर्च करता हूँ। कॉमन सेंस की बात है, लेफ्ट में सर्च करने का मतलब क्या होता है? भैया E को पीछे लेके आते हैं, E इज इक्वल्स टू मिड -1। बढ़िया। तो अब मेरा S जो है यहाँ पे आ गया और अब मेरा E जो है वो यहाँ पे आ गया। S की वैल्यू है 0 और E की वैल्यू है 3। तो मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 + 3/2, 1 आंसर आ गया, यानी आपका मिड जो है यहाँ पर है। मैंने पूछा क्या ये 3 इस टारगेट के इक्वल है? जवाब क्या आया? नहीं। मैंने बोला ये इसके इक्वल नहीं है, तो पहली कंडीशन नहीं बन रही बात, ये वाली कंडीशन नहीं है। फिर मुझे क्या दिखा कि यार ये जो टारगेट है 4 वो ग्रेटर देन 3 है। तो अगर ये वाला टारगेट 3 से बड़ा है तो राइट में सर्च करूं, लेफ्ट में सर्च करूं? भैया कॉमन सेंस की बात है, ये नंबर इस मिड से बड़ा है तो मैं राइट में ही सर्च करूंगा, यहां सर्च करूंगा और इसको नेग्लेक्ट करूंगा। तो मैंने बोला इस केस के अंदर जहां पर मेरा टारगेट जो है ग्रेटर देन ARR मिड है, मैं क्या करूंगा? राइट में सर्च करूंगा। राइट में सर्च करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब S को मिड +1 करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरी दूसरी कंडीशन भी तैयार हो गई?
क्या मैं कह सकता हूँ मेरी दूसरी कंडीशन तैयार हो गई? बढ़िया, पहली कंडीशन ये बना दी भैया, दूसरी कंडीशन ये बना दी, बढ़िया। अब आते हैं अगली कंडीशन पे, अगले एरे पे, राइट पार्ट में इसको सर्च करते हैं। राइट पार्ट आपका ऐसा दिखता है, 2 एलिमेंट है इसके अंदर, एक है 4, एक है 4, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3। आपका स्टार्ट आ चुका है यहाँ पे, आपका एंड आ चुका है यहाँ पे। आपने बोला स्टार्ट है सेकंड इंडेक्स पे, एंड है 3 इंडेक्स पे। मिड की वैल्यू क्या आएगी? 2 + 3/2 5/2, दैट इज 2, यानी कि आपका मिड आ गया यहाँ पे। आपने पूछा क्या मेरा मिड जिसको पॉइंट कर रहा है वो एक्जैक्टली इक्वल टू 4 है? क्या 4 इक्वल टू 4 है? जवाब आया यस। तो उसमें क्या कर देते, ऑलरेडी लिखा हुआ है भैया, पहले आंसर स्टोर करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, हमने बोला यहाँ पर मेरा ARR ऑफ मिड इज इक्वल्स टू टारगेट आ गया। पहला स्टेप क्या था? आंसर को स्टोर करना। तो इंडेक्स में पहले क्या पड़ा था? इंडेक्स के अंदर पहले 4 पड़ा था। अब क्या स्टोर कर लिया हमने वहां पे? इंडेक्स में हमने ये वाला 2 स्टोर कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप क्या था? लेफ्ट में सर्च करना, लेफ्ट में सर्च करना, यानी ई को हमने मिड -1 कर दिया, यानी ई को हमने 2 - 1 कर दिया, 1 आ गया। तो अब मेरी एस की वैल्यू 2 है, ई की वैल्यू 1 है। मेरा एस जो है ग्रेटर देन ई हो गया, यानी कि मुझे रुकना है। मेरा आंसर क्या आ गया एट द एंड? आंसर के अंदर मेरा सेकंड इंडेक्स आ गया। क्या 4 की पहली अकरेंस 2 पे थी? यस और नो? यस। तो हमने सही आंसर निकाल लिया है। पर वे तीसरी कंडीशन नहीं निकाल पाए। पहली कंडीशन निकाल ली इक्वल वाली, दूसरी कंडीशन निकाली ग्रेटर देन वाली, लेस देन वाली रह गई। मैंने कहा अभी निकाल लेते हैं। अभी खुद सोचते हैं एक बार, अगर मेरा टारगेट लेस देन ARR मिड होता तो मैं क्या करता? सोचो भैया, जो सर्च करना है वो करंट नंबर से छोटा है, तो कॉमन सेंस की बात है, लेफ्ट में सर्च करता। यस और नो? लेफ्ट में सर्च करता। लेफ्ट में सर्च कैसे करते हैं भैया? E इज इक्वल टू मिड -1 करके। लो, निकल गई तीसरी कंडीशन भी। इसको कोड कर लेते हैं एक बार, इसको कोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है? आ जाओ भैया, इट्स गेटिंग टफर। बेटा बहुत आसान है, एक बार ध्यान से कोड करेंगे समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है भैया, कोड करेंगे समझते हैं। हमने यहाँ पे एक वेक्टर बना लिया, हमने यहाँ पे एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर इंट v हमने यहाँ पे डाल दिया जी 1, 3, 4, 4, 4, 4, 6, 7, ठीक है जी। और हमने क्या बोला इसके अंदर? हमने क्या बोला? इंट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस इज इक्वल्स टू फर्स्ट अकरेंस। यहां पास कर दिया मैंने क्या? v पास कर दिया और टारगेट पास कर दिया, और यहाँ पे हमने टारगेट लिख दिया कि क्या टारगेट है, टारगेट इक्वल टू 4 है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट। ठीक है, बढ़िया। तो हमने वेक्टर क्रिएट किया, वेक्टर का टारगेट क्रिएट कर दिया, और हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया फर्स्ट अकरेंस को। ठीक है, इसको हम फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? एक इंडेक्स रिटर्न करता है। इसके अंदर क्या पास कर दिया हमने? एक वेक्टर पास कर दिया। ठीक है, सबसे पहला काम स्टार्ट, हमने बोला s इज इक्वल्स टू 0। दूसरा काम एंड इज इक्वल्स टू v डॉट साइज -1। लास्ट इंडेक्स जो होता है n-1 होता है। फिर हमने क्या बोला? हमने बोला इंट मिड इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ s प्लस e/2, पर तुम्हें क्या यूज करना है? तुम्हें यूज करना है s प्लस e माइनस s/2। ठीक है, मैंने कंडीशन लिखी वाइल s लेस देन इक्वल टू e। हमने क्या बोला? पहली कंडीशन, अगर ARR ऑफ मिड इज इक्वल्स टू टारगेट। इक्वल वाले केस में 2 काम करने थे भैया हमको, यहाँ पे 2 काम करने थे हमें। पहला था कि आंसर को स्टोर करना है एंड देन लेफ्ट में जाना है। बढ़िया, तो आंसर स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बोला आंसर के अंदर स्टार्टिंग में -1 डाल रखा है, बाद में चेंज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि भैया आंसर स्टोर करते हैं। आंसर को स्टोर किया हमने, आंसर इज इक्वल्स टू मिड, और लेफ्ट में जाने के लिए क्या करना होता है? लेफ्ट में जाने के लिए e इज इक्वल्स टू मिड -1। बढ़िया बढ़िया। अगली कंडीशन क्या बोली हमने? अगली कंडीशन क्या बोली कि अगर मेरा टारगेट जो है, अगर मेरा टारगेट जो है वो क्या है? बड़ा है ARR ऑफ मिड से। अगर टारगेट ARR मिड से बड़ा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे राइट में सर्च करना पड़ेगा। राइट में सर्च कैसे करते हैं? राइट में सर्च कैसे करते हैं? s इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। ठीक है, इसके बाद हमने एक और कंडीशन लिख दी यहाँ पे, एल्स इफ, अगर मेरा टारगेट जो है वो छोटा है ARR मिड से। अगर छोटा तो उस केस में क्या लिखूं? अगर टारगेट छोटा है ARR मिड से तो कॉमन सेंस की बात है, क्या मतलब है? लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाने का मतलब यहाँ पे लेफ्ट सर्च करना है मुझे। इसका मतलब e इज इक्वल्स टू मिड -1। बढ़िया,
इसके बाद मुझे मिड को दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, तो मैंने मिड को यहाँ पर दोबारा से अपडेट कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर आंसर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे 4 को सर्च कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा इस केस के अंदर? इस केस में 4 की फर्स्ट अकरेंस कौन से इंडेक्स पर है? सेकंड इंडेक्स पर है। तो मैंने रन कर दिया और वेक्टर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि वेक्टर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। वेक्टर इंट वी हमने बोला 1, 3, 4, 4, 6, 7, ठीक है। हमने बोला टारगेट क्या है? टारगेट इज इक्वल्स टू 4। हमने बोला यहाँ पर कि इंट आंसर इज इक्वल्स टू फर्स्ट अकरेंस से पास कर दिया हमने हमारा वेक्टर और टारगेट, और हमने सी आउट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया इंट फर्स्ट अकरेंस, यहाँ पास कर दिया वेक्टर, यहाँ पास कर दिया टारगेट। हमने बोला सबसे पहले कि s इज इक्वल्स टू 0, e इज इक्वल्स टू v डॉट साइज -1 और मिड इज इक्वल्स टू s प्लस e माइनस s बाय 2 वाइल s लेस देन इक्वल टू e। पहली कंडीशन, अगर मेरा ARR ऑफ मिड इज इक्वल्स टू टारगेट है। 2 काम करने हैं। पहला काम क्या है? पहला काम है आंसर को स्टोर करना। तो आंसर को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे आंसर वेरिएबल बना लिया, इसको स्टार्टिंग में मैंने -1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। तो आंसर को स्टोर कर लिया, आंसर इज इक्वल्स टू -1। दूसरा काम क्या है? लेफ्ट सर्च करना। लेफ्ट में सर्च करने के लिए क्या करना होता है? e इज इक्वल्स टू मिड -1 करना होता है, ठीक है। अगली कंडीशन मैंने क्या लिखी? अगर मेरा टारगेट जो है वो छोटा है ARR मिड से, टारगेट अगर छोटा है ARR मिड से, तो कॉमन सेंस की बात है लेफ्ट में सर्च करना होगा। लेफ्ट में सर्च करना मतलब e इज इक्वल्स टू मिड -1। लास्ट कंडीशन मैंने क्या लिखी? वैसे तो सिर्फ मैं एल्स पे लिख सकता था, बट फिर भी तुम्हारे लिए कंडीशन लिख रहा हूँ कि एल्स इफ टारगेट अगर बड़ा है ARR मिड से, तो मैंने क्या बोला? अगर टारगेट ARR मिड से बड़ा है तो राइट में सर्च करना है, तो राइट में सर्च करना है। तो इसका मतलब s इज इक्वल्स टू मिड +1, और यहाँ मैंने मिड को अपडेट कर दिया। मिड विल बी इक्वल टू s प्लस e माइनस s बाय 2, और यहाँ रिटर्न कर दिया मेरे आंसर को, ठीक है जी। 3 कंडीशन है बेसिकली, एक इक्वालिटी वाली कंडीशन है, एक लेस देन वाली कंडीशन है, एक राइट वाली कंडीशन है। तीनों कंडीशंस के अंदर आपको क्या क्या करना है आपको खुद से फाइंड आउट करना है, अपने खुद के एल्गोरिथम बना के। बाकी सारा का सारा फ्लो एक्जैक्टली इक्वल है आपके बाइनरी सर्च वाले कोड की तरह। तो अगर मैं इस 4 की फर्स्ट अकरेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? मेरा आंसर क्या आना चाहिए? भैया आपने ARR लिख दिया, ठीक है, तो इसका नाम ARR कर देता हूँ यार, मुझे आदत है ARR यूज करने की, तो मैं ARR कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रन कर दिया, आंसर इज -1। बढ़िया, तो गलत आंसर आ रहा है हमारा। बताओ दी गलत आंसर क्यों आ रहा है हमारा? बताओ आंसर। भैया यहाँ पे -1 के इक्वल कर दिया, मिड के इक्वल करना था। आपको आंसर स्टोर करना तो मिड के इक्वल करना पड़ेगा, -1 के इक्वल नहीं करना। तो आंसर आ गया 2। क्या सेकंड इंडेक्स 4 की फर्स्ट अकरेंस है? यस और नो? यस और नो? लगता तो है। एक बार चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 4 3 भी डाल दूं तो अब मैं देखूं 4 कहां पे आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ 4 इज एट 7th इंडेक्स। आंसर 7 आना चाहिए। क्या आंसर 7 आ रहा है? यस और नो? यस और नो? आ रहा है। अगर आंसर होता ही नहीं तब क्या होता? अगर 4 एग्जिस्ट नहीं करता तब क्या होता? चेक करते हैं। तब मेरा आंसर -1 आ रहा है। कैसे -1 आया? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आंसर को -1 से इनिशियलाइज कर दिया था, दैट्स व्हाई -1 आया। क्या बात समझ में आई? अब समझ में आया क्यों इनिशियलाइज किया इसको -1 के साथ, राइट? इस प्रकार, क्योंकि ये चेंज तभी हो रहा है, इसमें आंसर तभी स्टोर हो रहा है जब आपको कोई टारगेट मिलता है। अगर टारगेट मिला ही नहीं है तो इसके अंदर -1 ही पड़ा रहेगा, दैट्स व्हाई यहाँ -1 प्रिंट हो गया। ये हो गया फर्स्ट अकरेंस वाला लॉजिक। अगर मैं लास्ट अकरेंस की बात करूं, क्या वो कहीं ना कहीं सेम होगा? यस और नो? चलो वो सब छोड़ो, लास्ट अकरेंस को बाद में देखेंगे। मुझे बताओ ये जो कोड हमने यहाँ पर लिखा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बाइनरी सर्च की ऑफ लॉग एन होती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी भैया? सेम होगी, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं होगा, सेम होगी, एग्जैक्टली सेम, ऑफ लॉग एन होगी सेम,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारा सेकंड कोड कर लिया है, जहां पे हमें फर्स्ट अकरेंस निकालनी आ चुकी है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम कोड हम जाएंगे। कैसे होगी कॉम्प्लेक्सिटी, सेम चीज हो रही है ना, कैसे होगी सेम कॉम्प्लेक्सिटी, सेम चीज हो रही है। एक एरे है, उसको हाफ में तोड़ रहे हैं, वो एरे है उसको फिर हाफ में तोड़ रहे हैं, हाफ में तोड़ रहे हैं, हाफ में तोड़ रहे हैं, जैसे हम बाइनरी सर्च के अंदर कर रहे थे। दैट्स व्हाई सेम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है दोस्त। ठीक है, आंसर नॉट फाउंड प्रिंट करना हो तो इफ कंडीशन लगा लो, अगर आपका आंसर इक्वल टू -1 आ रहा है तो प्रिंट कर लो आंसर नॉट फाउंड, सिंपल। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है आंसर इक्वल टू मिड हाउ। आपका करंट इंडेक्स जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो तो वो क्या होता है, जिस करंट इंडेक्स से आप कंपैरिजन कर रहे होते हो तो वो क्या होता है, वो मिड ही तो होता है। अगर आपको वहीं पर टारगेट मिल गया, फाउंड हो गया, ठीक है, इस मिड इंडेक्स पर आपका टारगेट मिल गया, तो आपने ये वाला इंडेक्स स्टोर कर लिया ना भाई, तभी तो आंसर इक्वल टू मिड लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई। ठीक है, मैं एक बार ड्राई रन करता हूँ। ठीक है, डरो मत, कर रहा हूँ ड्राई रन करता हूँ, समझ में आ जाएगा। 3 कंडीशन लिखी है मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। पहली कंडीशन लिखी है कि भाई अगर ARR ऑफ मिड इज इक्वल्स टू टारगेट हो गया, तो इस केस में क्या करना है, इस केस के अंदर 2 काम करने हैं। पहला काम है आंसर को स्टोर करना, आंसर के अंदर आपने करंट इंडेक्स को स्टोर कर लिया, और दूसरा काम है कि आप लेफ्ट में सर्च कर रहे हो। यहाँ पे आंसर को स्टोर कर लिया और यहाँ पे आप लेफ्ट में सर्च करो। लेफ्ट में सर्च कैसे करते हैं, E इज इक्वल्स टू मिड -1 करके। सेकंड क्या बोला आपने कि अगर आपका टारगेट जो है वो छोटा हो ARR ऑफ मिड से, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट में सर्च करना। लेफ्ट में सर्च कैसे करते हैं, मिड -1 करके। थर्ड आपने क्या बोला है कि अगर आपका टारगेट जो है वो बड़ा है ARR मिड से, तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको राइट में सर्च करना। राइट में सर्च कैसे करते हैं, S इज इक्वल्स टू मिड +1 करके। तो ये 3 कंडीशन हमने लिखी हुई है। ठीक है, ड्राई रन करते हैं, फटाफट आ जाओ। हमने लिखा है यहाँ पे 2 5 6 7 7 7 9 20 0 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्टिंग में हमने बोला कि मेरा S जो है वो यहाँ पे होगा और मेरा E जो है वो यहाँ पे होगा। अगर मेरे S की वैल्यू जो है वो 0 है और E की वैल्यू 7 है, तो मेरे मिड की वैल्यू क्या आएगी, 0 + 7/2, दैट विल बी 3। यानी कि मेरा मिड जो है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मेरा मिड जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ये मेरा मिड है। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा समझेगा। यहाँ भी 7 डाल देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा तो मैंने तो बढ़िया। तो हमने क्या बोला, हमने बोला इस केस में मैंने पूछा, पहली कंडीशन चेक करी, क्या ARR ऑफ मिड, ARR ऑफ मिड क्या है भैया, ARR ऑफ मिड जो है वो 7 के इक्वल है और मिड जो है वो ये इंडेक्स यानी कि 3 के इक्वल है। क्या ARR ऑफ मिड जो कि 7 है इक्वल टू टारगेट, टारगेट इस केस में हमारा 7 ही था, क्या इक्वल है, यस। तो इसके अंदर क्या करूंगा मैं, पहला स्टेप आंसर को स्टोर करूंगा। आंसर के अंदर मिड स्टोर कर लिया, तो एक आंसर नाम का वेरिएबल था जिसमें -1 पड़ा था पहले, उसके अंदर आपने मिड स्टोर कर लिया। मिड की वैल्यू 3 है तो आपने -1 हटा के इसमें 3 डाल दिया। सेकंड चीज क्या बोली आपने, लेफ्ट में सर्च करना है, तो आपने E को यहां से हटाया और लेफ्ट में यानी कि मिड -1 पे लगा दिया। आपका क्या रे बचा, आपका क्या रे बचा 2 5 7। आपका S यहाँ पे है, आपका E यहाँ पे है, यह है 0, यह है 1, यह है 2। S की वैल्यू है 0, E की वैल्यू है 2, तो कॉमन सेंस क्या होता है, मिड की वैल्यू क्या है 0 + 2/2, दैट विल बी 1। यानी मिड आपका यहाँ पर आ रहा है। आपने इस 5 से पूछा कि ARR ऑफ मिड क्या तुम टारगेट के इक्वल हो, क्या 5 = 7 है, जवाब आया नहीं। साथ मुझे टारगेट यानी 7 क्या तुम ARR ऑफ मिड से छोटे हो, क्या तुम 5 से छोटे हो, जवाब आया नहीं। फिर पूछा टारगेट यानी कि 7 क्या तुम 5 से बड़े हो, क्या तुम 5 से बड़े हो, उसने बोला यस। तो इस केस में करना है राइट में सर्च करना है, यानी कि इस वाले पार्ट में सर्च करना है। आपका S हटके मिड +1 हो गया, S भी यहाँ पर आ गया, तो आपका सिंगल एलिमेंट एक बचा हुआ है ये वाला, जहाँ पे आपका 7 पड़ा है। इसी को आपने स्टार्ट बोल दिया, इसी को आपने एंड बोल दिया। इंडेक्स है 2। S अगर 2 के इक्वल है, E अगर 2 के इक्वल है, कॉमन सेंस क्या होता है, मिड विल बी इक्वल टू 2 + 2/2, दैट विल बी 2। तो मिड भी इसी के इक्वल आ रहा है। आपने पहली कंडीशन लगाई, पूछा इससे क्या ARR ऑफ मिड क्या 7 तुम टारगेट के इक्वल हो, उसने बोला जी हाँ। तो उस केस में करना है आंसर में इंडेक्स स्टोर करना है, यानी कि इंडेक्स क्या है 2, तो आपने जहां 3 पढ़ा था वहां पे अब 2 डाल दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप आपने लेफ्ट में सर्च करना है। E को आपने मिड -1 कर दिया, यानी E को आपने मिड की वैल्यू क्या थी 2 - 1 कर दिया। S की वैल्यू 2 है और E की वैल्यू 1 है, तो दिख रहा है साफ साफ S > E, यानी कि रुकना है। तो मेरा आंसर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अभी तक 2 पड़ा हुआ है, तो यानी मेरा पहला 7 जो है वो सेकंड इंडेक्स पर आता है कि नहीं, यस और नो, यस और नो।
स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन तो शो ही नहीं कर रहा ना, मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ ना देर से, मैं तो स्क्रीन शो ही नहीं कर रहा था इन देर से, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया। अगर हमें ये लॉजिक समझ में आ गया, अगर हमें ये लॉजिक समझ में आ गया, तो हम लास्ट अकरेंस वाला लॉजिक भी कर सकते हैं, हम लास्ट अकरेंस वाला लॉजिक भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? मैंने कहा देखो, सेम एग्जांपल उठाता हूँ, सेम एग्जांपल उठाता हूँ और उस पर लास्ट अकरेंस फाइंड आउट करने निकलते हैं। हमने बोला 1 2 5 4 बार 7, 2 5 4 बार 7 6 और 9। मैंने बोला 0 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बोला एस की वैल्यू क्या है? 0। एस जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर है, ठीक है। ई की वैल्यू क्या है? 7। ई जो है वो स्टार्टिंग में यहाँ पर है, बहुत बढ़िया। मिड की वैल्यू क्या आएगी? 0 + 7/2, दैट विल बी 3, यानी मिड आपका यहाँ पर आ रहा है। आपने बोला टारगेट की वैल्यू क्या है? आपने बोला टारगेट जो है वो 7 है। तो हमारी पहली कंडीशन निकली कि अगर मेरा ARR ऑफ मिड यानी कि ये वाला 7 इज इक्वल्स टू टारगेट यानी कि ये वाला 7, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है तो क्या करना होगा? तो क्या करना होगा भैया? सबसे पहले, अरे यार ये सॉर्टेड तो है ही नहीं सॉर्टेड है ही नहीं, रुको 9 यहाँ कर दो और 20 यहाँ लिखा था, राइट। 7 के बाद 9 लिखा था ना मैंने यहाँ पे, 9 और 20 लिखा था, 9 और 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 9 और 20, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है दोनों आपस में, सबसे पहले काम क्या करना है? जो भी आंसर था उसको स्टोर कर लो। तो आपने क्या बोला? आंसर के अंदर मिड की वैल्यू स्टोर कर ली मैंने, बहुत बढ़िया। जिस भी जगह खड़ा हूं उसको मैंने स्टोर कर लिया, पर मुझे लास्ट अकरेंस निकालनी है। तो एक बार राइट में भी चेक करके आओ, राइट साइड में भी चेक करके आओ, क्या कोई और 7 तो नहीं पड़ा हुआ। तो मुझे इस पार्ट के अंदर भी चेक करना पड़ेगा। 2 स्टेप है अगर मुझे टारगेट मिल जाता है। पहला, आंसर को स्टोर कर लो, पहला स्टेप है आंसर को स्टोर कर लो। दूसरा स्टेप है राइट में सर्च करो। राइट में सर्च कैसे करते हैं भैया? कॉमन सेंस की बात है, एस को मिड + 1 करते हैं। तो राइट में सर्च करने के लिए हमारा ये बन गया एस इक्वल टू मिड + 1। 4 एलिमेंट आ गए, 7 7 9 और 20, 4 5 6 7। यहां पर मेरा एस आ गया, यहां पर मेरा ई आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने बोला एस इज इक्वल्स टू 4 है, ई इज इक्वल्स टू 7 है, मिड विल बी इक्वल टू 4 + 7/2, दैट विल बी 5। तो मिड मेरा यहां पर आ रहा है। अगेन सेम कंडीशन चल रही है यहाँ पे, इक्वल है इसका, तो क्या हुआ? आंसर स्टोर हो जाएगा, यानी आंसर के अंदर क्या आ गया? आंसर के अंदर 5 आ गया। और आप राइट में सर्च करने को चले गए, यानी आप इस पार्ट में सर्च करने को चले गए, आप इस पार्ट में सर्च करने को चले गए। आपने बोला यहाँ 9 है, यहाँ 20 है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 7 है, ये मेरा स्टार्ट है और ये मेरा एंड है। S इज इक्वल टू 6 है, E इज इक्वल टू 7 है, मिड की वैल्यू आएगी 6 + 7/2, दैट विल बी 6, यानी मिड भी मेरा इसके ऊपर ही आ रहा है। 9 से मैंने पूछा क्या तुम टारगेट के इक्वल हो? उसने बोला नहीं। ओके, फिर मैंने पूछा कि मेरा टारगेट जो है 7 क्या तुम 9 से छोटे हो? उसने बोला हाँ, ट्रू। तो अगर मेरा टारगेट जो है छोटा है ARR मिड से, तो कॉमन सेंस की बात है कहां पे सर्च करूंगा भैया? लेफ्ट में ही सर्च करोगे ना। लेफ्ट में सर्च करना मतलब E इज इक्वल टू मिड -1। तो यानी E की वैल्यू क्या हो गई? 6 - 1 5। अब S की वैल्यू 6 है और E की वैल्यू 5 है, तो क्या दिखता है कि S ग्रेटर देन E, यानी कि रुक जा बेटा रुक जा, ठीक है। एक कंडीशन बच गई, उसको खुद से फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मेरा टारगेट जो है ग्रेटर देन होता ARR मिड से, तो इस केस में क्या करता? अगर मेरा टारगेट ARR मिड से बड़ा है तो कॉमन सेंस की बात है राइट में सर्च करना है। और राइट में सर्च कैसे करते हैं? S इज इक्वल्स टू मिड + 1। तो ये 3 कंडीशंस का यूज करके पहली, दूसरी और तीसरी मैं लास्ट अकरेंस भी फाइंड आउट कर सकता हूं। मेरे को बोर्ड नहीं दिख रहा, प्लीज एक बार वोट करना, दोस्त रीलोड करो, दिख जाएगा वो बोर्ड आपको, ठीक है। इसको एक बार हम शेयर करेंगे स्क्रीन। चलो, हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया वेक्टर। ठीक है जी, वेक्टर इंट v हमने यहाँ पे डाल दिया 1, 3, 7, 7, 7, 7। ठीक है जी, हमने बोल दिया कितने एलिमेंट है पहले गिन लेता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट है भाई, ठीक है। और लास्ट अकरेंस कहां पे हुई हमारी? लास्ट अकरेंस हुई हमारी कौन से इंडेक्स पर? 13th इंडेक्स पर, ठीक है। आंसर 13 आना चाहिए लास्ट अकरेंस का, ठीक है। चेक करते हैं। इंट टारगेट इज इक्वल टू 7, इंट आंसर इज इक्वल टू लास्ट अकरेंस आपने यहां पर लिख दी, इसमें पास कर दिया वेक्टर और टारगेट। और हमने क्या बोला इसके अंदर? हमने क्या बोला सी आउट
लास्ट अकरेंस इज एट, यहां पे हमने हमारा फंक्शन लिखा, हमने बोला इंट लास्ट अकरेंस, इसके अंदर पास कर रखा है एक वेक्टर इंट। सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले करना है स्टार्ट को 0 कर देंगे, दूसरा करना है एंड को हम ARR डॉट साइज माइनस, अरे भाई साहब सेम गलती, बचपन से सेम ही गलती करता आ रहा हूँ। फिर मिड फाइंड आउट कर लिया, मिड विल बी इक्वल टू S प्लस E माइनस S बाई 2, और फिर हमने लिख दिया यहाँ पर इंट आंसर स्टार्टिंग में -1 के इक्वल है, और इसके बाद हमने हमारा लूप स्टार्ट किया, हमने बोला वाइल S लेस देन इक्वल टू E। क्या करना चाहते हैं, पहली कंडीशन कि अगर मेरा ARR ऑफ मिड जो है इज इक्वल टू टारगेट है, तो उस केस में क्या करना था दोस्त, भैया पहले आंसर स्टोर करना है। आंसर स्टोर कर लिया मैंने, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है भैया, लास्ट अकरेंस निकालना, तो आंसर स्टोर करके आप लास्ट अकरेंस फाइंड आउट करो, यानी राइट में जाकर दोबारा चेक करो, और कुछ नहीं पड़ा हुआ तो राइट में सर्च कर रहे हो, यानी कि आपने बोला S इज इक्वल टू मिड प्लस 1, बहुत बढ़िया। अगली कंडीशन क्या है, मैंने बोला अगर मेरा टारगेट जो है वो लेस देन ARR ऑफ मिड है, अगर मेरा टारगेट ARR ऑफ मिड से कम है, छोटा है, तो कहां सर्च करना चाहता हूं मैं, भैया मैं लेफ्ट में सर्च करना चाहता हूं, राइट, लेफ्ट में जाऊं, लेफ्ट कैसे जाते हैं, E इज इक्वल टू मिड माइनस 1। अगली कंडीशन क्या लिखी मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है पर फिर भी लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, अगर टारगेट जो है वो ग्रेटर देन ARR मिड है, अगर टारगेट ARR मिड से बड़ा है तो कहां जाना चाहता हूं, राइट में जाना चाहता हूं। और राइट में कैसे जाते हैं, राइट में कैसे जाते हैं, राइट में जाते हैं S इज इक्वल टू मिड प्लस 1। उसके बाद ये गलती तुम बार बार करोगे, ये गलती तुम हर ऑनलाइन टेस्ट के अंदर करोगे, तुम मिड को अपडेट करना भूल जाओगे। ये मैं लिख के दे सकता हूं, तुम अभी जब होमवर्क करोगे ना इस पूरे लेक्चर का, इस पूरी वीक का, तुम ये लाइन नंबर जो अब मैं ऐड करने वाला हूं, ये गलती बार बार करोगे, इससे बचना। यहां पर अपडेट करने के लिए मिड को ऐड करना पड़ता है, ये तुम भूल जाओगे बार बार, ठीक है। बूढ़ा आदमी तुम्हारे सामने बैठा है, बहुत सारे कोड करके छोड़ चुका है, बहुत सारी गलतियां करके छोड़ चुका है, पता है तुम कहां फंसोगे, यहीं फंसोगे बार बार, फिर बोलोगे अरे हाँ इतने भूलेंगे हमें, ठीक है, यहीं फंसोगे। इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न आंसर, चलो रन करके देखते हैं, आंसर आना चाहिए 13। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बढ़िया। तो इस प्रकार हमने फाइंड आउट कर लिया कि हम लास्ट अकरेंस कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट अकरेंस कैसे निकाल सकते हैं। मैंने बोला कि यार मैंने तुमसे एक चीज छुपाई है, मैंने तुमसे एक चीज छुपाई है, सुनना चाहोगे। हमें लास्ट अकरेंस का और हमें फर्स्ट अकरेंस का कोड लिखने की नीड ही नहीं थी, हमारे पास पहले से इनबिल्ट फंक्शन पड़े हुए हैं, उनको यूज करके निकाल सकते थे, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन पड़े हैं, उनको निकालते हैं, क्या नाम है उनका, ठीक है, आ जाओ। हमने बोला अगर मैं यहाँ पे जाऊं C++ लोअर बाउंड, तो जो लोअर बाउंड वाला जो तुम्हारा ये फंक्शन है, ये लोअर बाउंड वाला फंक्शन तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट अकरेंस लाकर दे देता है। इस प्रकार तुम लोअर बाउंड निकाल सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, हमने यहां पर कोड किया हुआ है, हमने यहां पर कोड किया हुआ है फर्स्ट अकरेंस का, ये किया फर्स्ट अकरेंस का कोड। हम यहां पर टारगेट की 4 की फर्स्ट अकरेंस निकाल लेते, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 की फर्स्ट अकरेंस निकाल लेते, देखते हैं क्या आंसर आता है। 4 की फर्स्ट अकरेंस आ रही है 7, बट अगर मैं यहां पर लोअर बाउंड लगाऊंगा तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। लोअर बाउंड से निकालने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे गए वापस, लोअर बाउंड कहाँ है भाई, ये रहा। यहाँ पे हम इस प्रकार से लोअर बाउंड निकाल सकते हैं। लोअर बाउंड, आजा मेरे भाई, आजा मेरे भाई, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। हम यहाँ पे गए, हमने लिखा आंसर 2 इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड v डॉट बिगिन v डॉट एंड, क्या टारगेट है, टारगेट यहाँ लिख दिया, ठीक है। और आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया आंसर 2 इज आंसर 2 माइनस v डॉट बिगिन। इंटीजर थोड़ी होगा, इंटीजर थोड़ी आएगा, आइटरेटर बनाना पड़ेगा। इसको मैं ऑटो लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऑटो लिख सकता हूँ क्या, आ गया। क्या हमारा सही आंसर आ रहा है दोस्त, क्या हमारे दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, यस और नो, क्या हमारे दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, यस और नो।
इस प्रकार हम फर्स्ट अकरेंस निकालना चाहते हैं तो हमने खुद का फंक्शन हम लिख लिया, उसके द्वारा निकाल लिया, या फिर इनबिल्ट फंक्शन मेरे पास है लोअर बाउंड का जो कि मुझे एक आइटरेटर रिटर्न करता है, और मैंने उसमें से इसको माइनस करके हमारा इंडेक्स निकाल लिया। सेम चीज एग्जिस्ट करती है मेरे पास अपर बाउंड की भी, ठीक है। सेम चीज मैं कर सकता हूँ इस कोड के अंदर, लास्ट अकरेंस निकालने के लिए अपर बाउंड का यूज भी मैं कर सकता हूँ, अपर बाउंड का यूज भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगेन तुम्हें एक बार इसमें रिसर्च करने का आइटरेटर क्या होता है, ठीक है, ऑटो कीवर्ड क्या होता है, मैं टाइम आने में मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अभी मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा, ठीक है। अभी बस मैंने तुम्हें ये सिखा दिया कि एक तरीका तुम्हारे पास ये है, ऐसे लोअर बाउंड निकाल के अगर तुम चाहो तो तुम इन दो लाइंस का प्रयोग करके फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। पहला तरीका ये है। अगर सेकंड फंक्शन की बात करें तो मेरे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है अपर बाउंड, जिसका नाम है अपर बाउंड, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं तुम्हें एक बार भी। तो अपर बाउंड में सेम चीज़ है यार, अपर बाउंड भी तुम इसी प्रकार कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ऐसे हमने अपर बाउंड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और अपर बाउंड भी तुम इसी प्रकार से प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, ठीक है, खुद एक बार आप ट्राई करके देखना इसको रन करके। अब ये सीख लिया हमने, वापस चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। चलो, तो हमें अब तक ये आ चुका है कि बाइनरी सर्च क्या होता है, ठीक है, और हमें अब तक ये आ चुका है कि हम फर्स्ट अकरेंस कैसे निकाल सकते हैं, हमें अब तक ये आ चुका है कि हम लास्ट अकरेंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्त, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना इस चीज के अंदर कि ये इन्होंने आंसर टू माइनस वी डॉट बिगिन क्यों किया है, तुम्हें इंडेक्स निकालना है। ये जो आंसर टू है ना, एक प्रकार का इसको एड्रेस है ये, ठीक है। एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस में से माइनस कर रहे हो। अब मुझे बताओ, अगर यहां पर 104 को 108 में से माइनस करूं, 108 माइनस 104 करूं तो आंसर क्या आएगा? तुम्हारी गिनती यार, तुम चार, ये चार नहीं है भाई, ये मैथ नहीं है तुम्हारी, राइट। ये एक इंटीजर दर्शाएगा, ये एक इंटीजर दर्शा रहा है, राइट, एक इंटीजर दर्शा रहा है, राइट। इसलिए एक बार देखना इसको, इस एड्रेस में से एड्रेस को माइनस कर रहे हो तो बीच में तुम्हारे कितने नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स को दर्शा रहा है ये, ठीक है, उन नंबर्स को दर्शा रहा है ये, ठीक है। अभी तुम्हें पॉइंटर्स बताऊंगा तो एड्रेस और क्लियर होगा, तुम्हें पॉइंटर जब बताऊंगा मैं तुम्हारे एड्रेस वाले कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। अभी जान मुझे क्लियर नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अभी नीड नहीं है, ही नहीं है। जब नीड होगी मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, अभी नीड नहीं है दोस्त। अभी मैं तुम्हें सिखाया कि एड्रेस के ऊपर कुछ सिखाया ही नहीं है। जब एड्रेस से बात करेंगे, पॉइंटर्स की बात करेंगे, तब तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने लास्ट अकरेंस निकालना भी सीख लिया। अगेन हमें सिंपल फॉर्मूले निकालने पड़े, 3 फॉर्मूले निकाल के हमने सॉल्व कर लिया। हमने फर्स्ट अकरेंस निकालना भी सीख लिया। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, होता है चौथा क्वेश्चन जो इन पर बेस्ड होता है, जो है टोटल नंबर ऑफ अकरेंस। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ अकरेंस कितनी है? जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा, मैं यही वाला क्वेश्चन चिपकाऊंगा पक्का इसके बाद, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, मैंने बोला एक एरे मेरे पास बना पड़ा है, एक एरे मेरे पास यहाँ पर बना पड़ा है, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक बार बाइनरी सर्च अगर समझ में आ जाएगा तो फिर हम अगले हर क्वेश्चन हम 15-15 मिनट में करते जाएंगे। टाइम देखो 35 मिनट हुआ है तीसरे क्वेश्चन पे हम, ठीक है। वही एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, चीजें अच्छी हो जाएंगी उसके बाद। 2 4 4 4 4 4 4 4 6 8 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टारगेट क्या है? टारगेट है 4। मुझे बताओ 4 के नंबर ऑफ टोटल अकरेंस कितनी आ रही है भैया? 1 2 3 4 5 6। आंसर आना चाहिए 6 कि भैया टोटल अकरेंस जो है वो आ रही है 6 के इक्वल। कैसे कर सकते हैं भैया? बहुत सिंपल है। एक सिंपल फॉर्मूला समझ में आता है कि अगर मैं फर्स्ट अकरेंस निकाल लूं, मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट अकरेंस किस पे पड़ी है? इंडेक्स नंबर 1 पे। अगर मैं लास्ट अकरेंस निकाल लूं, कहां पड़ी है? इंडेक्स नंबर 6 पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल अकरेंस विल बी इक्वल टू लास्ट अकरेंस माइनस फर्स्ट अकरेंस प्लस 1? यस और नो? 6 माइनस 1 प्लस 1, टोटल अकरेंस 6 आ गई। तो तुम्हारे पास इसका फंक्शन भी पड़ा हुआ है, और तुमने टोटल अकरेंस निकाल ली। अगेन ये बाइनरी सर्च पे बेस्ड है, सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एरे जो है वो सॉर्टेड है। ऐसा नहीं कि हर एरे पे लगा दोगे, सॉर्टेड है तब हम लगा सकते हैं, सॉर्टेड है तो ही हम लगा सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है y + 1, बेटा तुम मुझे बताओ कि 11 से लेके 17 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? बताओ 11 से लेके 17 के बीच में कितने नंबर होते हैं? बताओ
देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितने हो गए? कितने हो गए? एक बच्चा 5 कह रहा है। भैया 7 नंबर हो गए, कैसे निकले होंगे भैया? 17 माइनस 11 क्या होता है? 6 होता है, +1 7 आ गया। समझे कि नहीं समझे? मैथ है बच्चों वाली है, कुछ भी तो नहीं है। एक बच्ची कह रही है 5 है ना, अगर 11 को एक्सक्लूड करो। मैंने बोला एक्सक्लूड करने के लिए। आपने सवाल गलत पूछा। ये तो चालाकी है मेरी, गलत सवाल पूछ के सही आंसर देके हीरो बन जाता हूँ। ठीक है, चलो देखो भाई, क्लास मेरी, सवाल मेरे होंगे। ठीक है, चलो। तो हम अब तक 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। हमने बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना आ चुका है, हमें लास्ट अकरेंस निकालनी आ गई है, हमें फर्स्ट अकरेंस निकालनी आ गई है, हमें टोटल अकरेंस निकालनी आ गई। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे मित्र? अब हम क्या करेंगे? अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ मुझे कौन सा क्वेश्चन कराना है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट मिसिंग नंबर, एक क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने आया हुआ है, इसको सोचते हैं कैसे कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन कहता है फाइंड मिसिंग एलिमेंट। ये तुम्हें खुद कोड करना है, हम बस अप्रोच डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैंने बोला कि 1 से n तक गिनती थी, ध्यान सुनो मेरी बात। क्वेश्चन कहता है कि 1 से n तक ना मैं गिनती लिख रहा था, पर गलती से बीच में एक नंबर मिस हो गया। 1 से n तक मैं कोई गिनती लिख रहा था, बट एक नंबर मिस हो गया मुझसे गलती से, वो नंबर फाइंड आउट करो। मैंने कहा ठीक है, तो मैं लिखा 1 2 3 4 6 7 8। तो यहां पे क्या हुआ? 0 1 2 3 4 5 6। क्या मिस हो गया? आंसर क्या आना चाहिए इसका? भैया 5 मिस कर दिया आपने, 5 मिस कर दिया, तो 5 आंसर आना चाहिए। पर सवाल है कैसे फाइंड आउट करोगे? सवाल है कैसे फाइंड आउट करोगे? बाइनरी सर्च के द्वारा सोच के बताओ कैसे करोगे। भैया हम यहाँ पे एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि 0 में +1 करो 1 बनता है, 1 में +1 करो 2 बनता है, 2 में +1 करो 3 बनता है, 3 में +1 करो 4 बनता है। तो यानी यहां तक तो मेरा पूरा सही है, यहां तक गिनती बिल्कुल सही आ रही है। बट अगर यहाँ +1 करो तो 5 बनता है, यहाँ +1 करो तो 6 बनता है, यहाँ +1 करो तो 7 बनता है। तो यहां पर वो पैटर्न ब्रेक हो गया, यहां पर वो पैटर्न ब्रेक हो गया। इतने पार्ट में वो पैटर्न चल रहा है, इतने पार्ट में वो पैटर्न नहीं चल रहा है। ठीक है जी। क्या इसका यूज कर सकता हूं मैं कहीं पर? अगर मैं इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस देखूं, डिफरेंस 1 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 1 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 1 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 1 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 1 आ रहा है। तो यहां पर कहीं पर इश्यू है, यहीं पे आंसर करने का एग्जिस्ट करता है। बताओ कैसे होगा? क्या कंडीशन लगाऊं? मिड निकालना होगा। मिड निकाल के क्या करेंगे? मिड निकालने के बाद क्या करेंगे? क्या कंडीशन लगाऊं? इसमें दिमाग लगाना, एक बार इसमें दिमाग लगाना, इसमें एक बार दिमाग लगाना। हाउ कैन वी डू दिस यूजिंग बाइनरी सर्च? ठीक है, ये तुम्हारा एक होमवर्क हो गया, इसमें बैठ के दिमाग लगाना। ठीक है, एक सिंपल तरीका तो मुझे पता ही है, तुम्हें भी पता ही होगा। एक सिंपल तरीका हमें पता ही है कि मैंने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कर दिया, मेरा आंसर आया। और मैंने इसका सम निकाल दिया, इस सम को मैंने इस सम से माइनस करा दिया, मेरा आंसर आ गया। सम के द्वारा तो मैं कर ही सकता हूँ इसको, सम की दिक्कत नहीं है। सम नहीं चाहता, सम नहीं करना चाहता मैं, मुझे चाहिए बाइनरी सर्च से मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, सम से तो मैं कर लूंगा इसको, सम से नहीं करना मुझे विदाउट सम करके दो ये। ठीक है, तो ये एक बार होमवर्क में ट्राई करना, एक बार होमवर्क में ट्राई करना, इसमें लगाना आधा घंटा कम से कम, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार ये तुम्हें करना है। चलो आगे चलें दोस्त, आगे चलें। एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम है पीक एलिमेंट इन अ माउंटेन एरे। लीड कोड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है पीक एलिमेंट इन अ माउंटेन एरे। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास ना एक एरे है, मेरे पास एक एरे है। ठीक है, और उस एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मेरे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। टेस्ट केस दे रखा है इन्होंने 0 10 5 2, 0 10 5 2, 0 1 2 3। अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊं, तो मैं क्या देखता हूं, किस प्रकार प्लॉट होगा कि आपने बोला ये मिलेट से ऐसे करके ऐसे गए आप। ठीक है, और फिर आप 10 से 5 पे आए और 5 से 2 पे आए। ठीक है, तो ये एरे एक माउंटेन की तरह प्लॉट हो रहा है। ये एरे जो है माउंटेन की तरह प्लॉट हो रहा है। एक बच्चा कह रहा है टेस्ट केस क्या होता है?
दो जैसे हमने क्या बोला, हम डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर रन कर रहे हैं। लेट्स से हम फर्स्ट अकरेंस निकाल रहे थे, तो मैंने बोला कि एरे के अंदर तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, ठीक है। तो इस वैल्यू के ऊपर हम रन कर रहे हैं अपने पूरे कोड को, तो ये एक टेस्ट केस माना जाएगा, ठीक है, इसका एक टेस्ट केस माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, चलो ठीक है। तो एक एरे है जिसको हम प्लॉट करें ग्राफ पे, तो माउंटेन दिखता है, एक माउंटेन की तरह दिखता है, ये रहा 0, ये रहा 10, ये रहा 5, ये रहा 2। मुझे फाइंड आउट करना है इसमें पीक एलिमेंट कौन सा है। अभी देखने में साफ पता लग पीक कौन है, पीक कौन है भैया, पीक पे यानी कि इस चोटी पर आपका 10 पड़ा हुआ है, तो मेरा आउटपुट के अंदर 10 तो आना चाहिए, पर सवाल है कैसे, सवाल है कैसे। भैया बाइनरी सर्च लगा सकते हैं क्या इसके अंदर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं क्या? अभी तक तो नहीं लग रहा, अभी तक तो नहीं लग रहा। क्यों? सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड ही नहीं है। एक तरीका हो सकता है, सबसे पहला ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके अंदर, ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है कि मैं लीनियर सर्च लगाऊं, लीनियर सर्च लगा के मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर लूं कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या, राइट। पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n होगी। क्या O ऑफ n से कम में कर सकता हूं, क्या O ऑफ n से कम में कर सकता हूं? मैंने कहा भैया फिर O ऑफ n से कम में आपने जब तो हमें सिखाया है वो तो सिर्फ आपने बाइनरी सर्च सिखाया है, तो O ऑफ log n में कर सकते हैं। बट बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या है कि भाई सॉर्टेड होना चाहिए हमारा एरे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, क्या यहां से यहां तक सॉर्टेड है? हाँ सॉर्टेड है। और यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, क्या यहां से यहां तक सॉर्टेड है? यस और नो, सॉर्टेड है। तो दो लाइंस मुझे दिखती है, पर दोनों लाइन सॉर्टेड हैं, ये सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है। तो इन दोनों लाइंस के ऊपर मैं कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूं। एक बच्चा कह रहा है नहीं बेटा ये सॉर्टेड है तभी तो ऐसे जा रही है, और ये सॉर्टेड है तभी तो ऐसे जा रही है। और क्या बोल रहा हूं मैं, सॉर्टेड मोनोटोनिक होता क्या था, या तो इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। तो हमने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ दिया एक तरीके से, एक इंक्रीजिंग वाला पार्ट है माउंटेन का, एक डिक्रीजिंग वाला पार्ट है, एक लाइन नंबर 1 है, एक लाइन नंबर 2 है। सवाल है पीक कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी से बताओ। सबसे पहले मिड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मिड फाइंड आउट करते हैं, सोचते हैं उसके बाद क्या होगा। S0 है, E3 है, और मिड की वैल्यू आ गई 0 + 3/2, दैट विल बी 1, यानी कि मिड आ गया यहाँ पे, S मेरा यहाँ पे और E मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो मिड मेरा 10 के ऊपर स्टैंड कर रहा है। अब लेफ्ट छोटा हो एंड राइट बड़ा हो, पीक एलिमेंट का मतलब क्या है, बिगेस्ट एलिमेंट। कैसे पता लगेगा बिगेस्ट एलिमेंट है कि नहीं है? कोई एलिमेंट जो पीछे वाले एलिमेंट से ये बड़ा हो, कोई एलिमेंट जो आगे वाले एलिमेंट से बड़ा, वही पीक एलिमेंट होगा। यस और नो? लगाओ दिमाग के बाद, दिमाग लगाओ फटाफट। मुझे एक ऐसी कंडीशन ला के दो, मुझे एक ऐसी कंडीशन ला के दो जिससे पता लगे कि लाइन नंबर 1 में हूं या लाइन नंबर 2 में हूं। मिड के ऊपर ऐसी कौन सी कंडीशन मैं लगाऊं जिससे मुझे पता लग जाए कि मैं लाइन नंबर 1 में खड़ा हूं या लाइन नंबर 2 में खड़ा हूं। तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, लगाओ दिमाग इसके ऊपर, मुझे बताओ कैसे पता लगेगा, फटाफट पता लगाओ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास एक एरे है और उसके अंदर ना कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से यहाँ पे A1 पड़ा है, A2 पड़ा है, A3 पड़ा है, A4 पड़ा है, A5 पड़ा है, ऐसा करके बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हैं मेरे पास, ठीक है। ये बात समझ में आती है? मेरे पास इस एरे के अंदर ये सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। और ये सारे एलिमेंट जो है ना, इसे माउंटेन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे माउंटेन क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं इनको प्लॉट करता हूँ ना, ऐसे माउंटेन क्रिएट करते हैं कि मेरा A1 जो है वो मेरा यहाँ पे आ रहा है, A2 जो है मेरा यहाँ पे आ रहा है, A3 जो है मेरा यहाँ पे आ रहा है, A4 जो है मेरा यहाँ पे आ रहा है, A5 मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक माउंटेन सा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं दो चीजें देख पा रहा हूँ। जो आपका ये लाइन नंबर 1 है, यानी इस लाइन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं कि हर एक AI जो है वो छोटा है AI + 1 से। यस और नो? क्या A1 छोटा नहीं है A2 से? बिल्कुल है। क्या A2 छोटा नहीं है A3 से? बिल्कुल है। या फिर मैं कह सकता हूं कि ARR ऑफ I यहां पर छोटा है ARR ऑफ I + 1 से। बिल्कुल सही। अगर मैं इस लाइन की बात करूं, अगर मैं सेकंड लाइन की बात करूं, तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि AI इज ग्रेटर देन A ऑफ I + 1, या फिर ARR ऑफ I इज ग्रेटर देन ARR ऑफ I + 1? यस और नो? तो क्लास 1 के अंदर ये वाली कंडीशन ट्रू है कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जा रहा है, और ये लाइन नंबर 2 के अंदर ये वाली कंडीशन ट्रू है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जा रहा है। यस और नो? दोबारा रिपीट करता हूं मैंने सिंपल इतनी बात बोली है, मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये वाली लाइन के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं और ये वाली लाइन के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं। सिंपल है। मैंने कहा कि लाइन नंबर A में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और लाइन नंबर B में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं। ये बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हैं, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक एलिमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है। मैंने बोला अगर मैं इस ए लाइन की बात करूं तो मुझे दिखता है कि एक ith एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है, बिल्कुल सही है। मैंने बोला अगर मैं बी की बात करूं, यहाँ पर एक ith एलिमेंट अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़ा है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और क्या मैं कह सकता हूं जो पीक एलिमेंट है मेरा वो इस प्रकार है कि पीक एलिमेंट जो है अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़ा है और अपने पिछले वाले एलिमेंट से भी बड़ा है, यस और नो। पीक एलिमेंट लेफ्ट एलिमेंट से बड़ा होगा और राइट वाले एलिमेंट से बड़ा होगा, ठीक है। तीन चीजें देखी मैंने बोला लाइन नंबर 1 के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, लाइन नंबर 2 के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं, और पीक एलिमेंट जो है पीछे वाले एलिमेंट से आगे वाले एलिमेंट से दोनों ही एलिमेंट से बड़ा है। क्या ये बात समझ में आ गई हमें? क्या ये बात समझ में आ गई? बढ़िया, ये तीन चीजें पकड़ चुके हैं हम, ठीक है। अब फटाफट एक बार सोचते हैं कंडीशन वाइज। मैंने बोला कि अगर मेरा ए आर आर मिड जो है वो ग्रेटर देन है ए आर आर मिड प्लस 1, ये क्या दर्शा रहा है? ये कंडीशन क्या दर्शा रही है? जल्दी से बताएंगे भैया। ये दर्शा रही है आपका कि एक एलिमेंट अगले वाले एलिमेंट से बड़ा है, यानी ये सेकंड लाइन को दर्शा रही है। मैंने कहा हाँ सेकंड लाइन को दर्शा रही है, बट क्या इस कंडीशन के अंदर ये वाली कंडीशन भी तो आ सकती है, ये पीक एलिमेंट भी तो आ सकता है इसके अंदर, बिल्कुल आ सकता है, यस और नो। अगर मैं कभी भी आके लिखता हूं कि ए आर आर ऑफ मिड जो है वो बड़ा है ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1, तो कंडीशन देखकर साफ पता लग रहा है कि ये सेम कंडीशन लाइन नंबर बी की है। बट क्या इसी कंडीशन के अंदर हमारा पीक एलिमेंट भी तो आ सकता है? हो सकता है कि ए आर आर मिड जो हमारा पीक एलिमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। या फिर मैं एक कंडीशन लिखूं कि ए आर आर मिड जो है वो लेस देन है ए आर आर मिड प्लस 1। इसका मतलब क्या है? ये क्या दर्शाता है भैया? ये वाली लाइन दर्शा रही है, ये वाली लाइन दर्शा रही है। क्या इस कंडीशन के अंदर पीक एलिमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई ए आर आर मिड छोटा है ना इससे, और पीक एलिमेंट तो किससे छोटा होता ही नहीं है। पीक एलिमेंट तो किससे छोटा होता ही नहीं है, तो ए आर आर मिड पीक एलिमेंट हो ही नहीं सकता। ए आर आर मिड गारंटेड है कि लाइन नंबर ए के अंदर लाई कर रहा है और पीक एलिमेंट नहीं है। क्या बात समझ आई? दोबारा समझते हैं, एक बार और समझाऊंगा। छोटा कोड है, इतना सा कुछ भी नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, कोड तो मजाक है, ठीक है। हमने बोला कि ये है एक लाइन इंक्रीजिंग वाली, ये लाइन नंबर ए है। मैंने बोला ये है एक लाइन, ये डिक्रीजिंग वाली, ये लाइन नंबर बी है, और ये मेरा पी है पीक एलिमेंट। लाइन नंबर ए क्या दर्शाती है? लाइन नंबर ए दर्शाती है कि ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। पी क्या दर्शाता है? पी दर्शाता है पीक एलिमेंट। पीक एलिमेंट का मतलब क्या है कि वो अपने आगे वाले एलिमेंट से भी बड़ा होगा, यानी ये बड़ा है किससे? आई प्लस 1 से, और अपने पीछे वाले एलिमेंट से भी बड़ा होगा। बढ़िया। लाइन नंबर बी क्या दर्शाती है? लाइन नंबर बी का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि एक एलिमेंट जो है वो बड़ा है किससे? अपने आगे वाले एलिमेंट से। क्या ये बात समझ में आई? तीन चीजें मैं आपको समझा दी, लाइन नंबर ए, पी और लाइन नंबर बी। क्या समझ में आती तीनों चीजें, यस और नो? बढ़िया। अब मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी सिंपल, और उससे समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि मैं एक एलिमेंट, कॉमन सेंस की बात है कि मैं अगर बाइनरी से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली मिड से ही कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। मैंने स्टार्टिंग बना लिया होगा 0 से, एंड बना लिया होगा n-1 से, और अब मैंने मिड कैलकुलेट कर लिया होगा। इस मिड के ऊपर ही कुछ ना कुछ मैं कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ। लास्ट के 4 क्वेश्चन हमने आदत डाल ली है कि ए आर आर ऑफ मिड के अराउंड ही कोई ना कोई कंडीशन बन रही होगी, राइट। पता है हमें इस चीज का, ए आर आर ऑफ मिड को कंपेयर कर रहे होते हैं हम, उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अगर मैं बोलूं कि ए आर आर ऑफ मिड जो है वो ग्रेटर देन है ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1 के, इसका मतलब क्या है समझते हैं भैया। क्या मैं इस कंडीशन को मैप कर सकता हूं इससे? एग्जैक्टली मैप हो रही है, एग्जैक्टली मैप। तो जब मैं लिखता हूं ए आर आर ऑफ मिड ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं लाइन नंबर बी की बात कर रहा हूं। बट क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कंडीशन तो यहां भी मैप हो गई? तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर पीक एलिमेंट भी हो। तो जब मैं ये कंडीशन लिखता हूं इसमें दो चीजें हैं, इट मे बी, इट मतलब है मिड, मैंने यहां लिख दिया यहाँ पे मिड एलिमेंट मे बी अ पीक एलिमेंट। हो सकता है आपका मिड एलिमेंट जो वो पीक एलिमेंट हो एक्चुअल में, या फिर मिड एलिमेंट इज इन लाइन बी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
ये वाली कंडीशन ये दर्शाती है। बट अगर मैं इसका उल्टा लिख देता, मैं लिखता कि इफ ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1। अब क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाली कंडीशन एग्जैक्टली मैप कर रही है लाइन नंबर 1 वाली कंडीशन के साथ? यस और नो? बिल्कुल। तो यहां पर इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि भाई साहब आपका मिड एलिमेंट जो है, कहां पर है? इज इन लाइन ए। खत्म। तो ये दो कंडीशन मैंने लिख ली। क्या मुझे इन दोनों कंडीशन का मतलब समझ में आता है? क्या मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस कंडीशन में कि ए आर आर मिड जो है इज नॉट अ पीक एलिमेंट? क्या गारंटी से मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं? क्या मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि ए आर आर इज नॉट अ पीक एलिमेंट ए आर मिड? क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि यहां बोला है ए आर मिड छोटा है किसी नंबर से, और पीक एलिमेंट किसी नंबर से छोटा नहीं होता। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इस कंडीशन का यूज किया। मैंने बोला कि इफ ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1, तो कॉमन सेंस की बात है कि मुझे पीक एलिमेंट नहीं मिला। कहां मिलेगा पीक एलिमेंट? भैया इस लाइन का मतलब है कि मैं लाइन ए में खड़ा हूं, तो पीक एलिमेंट मुझे आगे मिलेगा, यानी मुझे राइट में चेक करना पड़ेगा। और राइट में कैसे चेक करते हैं? राइट सर्च कैसे करते हैं भैया? राइट सर्च करना बहुत आसान है। एस इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। इसका अगर मैं एल्स केस लगा दूं तो कॉमन सेंस की बात, अगर मैं लाइन ए पे खड़ा हूं और इसका एल्स केस, यानी या तो पीक एलिमेंट है या तो ये लाइन है, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहां पे बड़ी प्यारी कंडीशन आएगी। यहां पे कंडीशन है E इज इक्वल्स टू मिड। हो गया कोड। इतना ही कोड था। पर सवाल है ये क्या लिख दिया? व्हाट इज दिस? एक बार कोड करके चला के देखते हैं। ठीक है, जब विजिबल होगा तो बताएंगे दोस्त, जब विजिबल होगा तो आप मुझे बताएंगे कि भैया विजिबल है। तो हम आगे हमारे पीक एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, और ये सही लिखा है ना मैंने? 1 2 3 1 1 2 1 3 गलत लिख दिया क्या मैंने? फाइंड पीक एलिमेंट। क्वेश्चन क्या है? पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरिया। भाई बढ़िया। तो हम यहाँ पे आए और हमने एक फंक्शन लिख दिया यहाँ पे, जो कि आंसर रिटर्न करता होगा, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? इसने बोल रखा है कि एरे ऐसा है, लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन है माउंटेन वाली, और आपको सॉल्व करना है इसको ऑफ लॉग एन के अंदर। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करने को बोल दिया। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, रिटर्न फाइंड पीक इंडेक्स, इसमें पास कर दिया मैंने अपना एरे। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिख दिया, एक मिनट, तुम्हें दिख तो रहा है ना ये कोड के? तुम्हें छोटा लग रहा हो? कहाँ हो तुम दोस्तों? ये रहे तुम। जूम करने को बोल रहे हो ना? पक्का मुझे लग रहा तुम जूम करने को बोल रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे इस फंक्शन को लिख दिया, यहाँ पे मैंने पास कर दिया हमारा वेक्टर, और हमने यहाँ पे लिख दिया s इज इक्वल्स टू 0, लिख दिया e इज इक्वल्स टू ARR डॉट साइज -1, और हमने लिख दिया यहाँ पे while s इज लेस देन इक्वल टू e, हमने लिख दिया if ARR ऑफ मिड निकाला नहीं भैया आपने, मैंने कहा निकाल देते हैं, इंट मिड इज इक्वल्स टू s प्लस e माइनस s बाई 2। अगर ARR ऑफ मिड इज लेस देन ARR ऑफ मिड प्लस 1, तो इस केस में क्या करना था भैया? राइट सर्च करनी थी, उसके लिए s इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, और एल्स केस में आपने बोला एंड इज इक्वल्स टू मिड, और आपने मिड को यहाँ पे अपडेट कर दिया, और यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया s को। बढ़िया। इसको बताओ कितनों को लगता है सही चलेगा, गलत चलेगा? कितनों को लगता है सही चलेगा, गलत चलेगा? जल्दी भैया गलत चलेगा। मुझे भी लगता है। क्यों चलेगा गलत? रन करते हैं इसको एक बार। क्यों चलेगा गलत बता सकता है? क्यों चलेगा गलत भैया? टाइम एक्सीड हो गया। क्यों टाइम एक्सीड क्यों हुआ? वाई क्यों हुआ भैया? आपने एंड इक्वल टू मिड कर रखा है और आपने इक्वल टू का साइन भी लगा रखा है। अगर मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा तो क्या होगा? इनफिनाइट लूप में फंस जाओगे भैया, इनफिनाइट लूप में फंस जाओगे। और हमने इसको यहाँ पे हटा दिया। अब इसको रन करते हैं। क्या हो रहा है? इनफिनाइट लूप कहाँ से आया समझाएंगे। सबमिट करते हैं एक बार। तो मुबारक हो दोस्त, कूल डूड 2398 इसमें नहीं, आपका पहला लीड कोड का क्वेश्चन एक्सेप्ट हो चुका है।
आपका पहला लीड कोड का क्वेश्चन एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार आपने पहला क्वेश्चन लिखा जो कि इतनी मेमोरी लेता है, जो कि 94.41% लोगों को बीट कर रहा है, ठीक है। इतने इतने लोगों को आपने हरा दिया, आपने ऐसा कोड लिखा है, ऐसा कोड लिखा है, इतने लोग हार गए आपसे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर चलते हैं। तो ये हमने कोड लिखा है। अब इसमें भैया दो चीज समझ में नहीं आ रही, इतनी बात समझ में आ गई हमें, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमें। मुझे लाइन नंबर 14 समझ में नहीं आ रही, और मुझे लाइन नंबर 8 समझ में नहीं आ रही, और लाइन नंबर 18 समझ में नहीं आ रही। 3 लाइन समझ में आ रही, समझाओ फटाफट क्या हुआ है। मैंने कहा चलो चलते हैं वापस, चलो समझाता हूँ, बड़ा सिंपल है, ऐसा मुश्किल नहीं है। चलो वापस आते हैं। हमने बोला कि ये तुम्हारी इंक्रीजिंग वाली लाइन थी, ये तुम्हारी डिक्रीजिंग वाली लाइन थी, ये लाइन नंबर ए है, ये तुम्हारा लाइन नंबर बी है, ये तुम्हारा पीक एलिमेंट है, ठीक है। हमने बोला कि अगर हम ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1 की बात करते हैं तो ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है किसको? किसको दर्शाता है दोस्त? ये लाइन नंबर ए को दर्शाता है, लाइन नंबर 1 को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका एक एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट यहाँ है। ना तो आप पीक एलिमेंट के ऊपर खड़े हैं, ना तो आप लाइन नंबर बी में खड़े हैं। आप पीक एलिमेंट को छोड़कर यहां से लेकर यहां तक जितने एलिमेंट है, इनमें से किसी एलिमेंट के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। तो इस केस में मुझे पता है कि मेरा पीक एलिमेंट कहां पर है, डेफिनेटली वो राइट साइड में कहीं पर राइट साइड में सर्च कर देता हूं मैं। तो इस केस में मैं राइट साइड में सर्च कर देता हूं। कितनी बात समझ में आती है हमको? दैट्स व्हाई हमारी पहली कंडीशन क्या बन गई थी? ए आर आर ऑफ मिड लेस देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1। हमने क्या बोला? S इज इक्वल टू मिड प्लस 1। ये हमने कंडीशन बनाई थी पहले, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। सेकंड कंडीशन क्या बनी? अगर ये मैंने इस केस के अंदर लगा दिया और यहां मैं एल्स लिखता हूं, तो खुद सोचो मेरे पास इस माउंटेन में 3 लोकेशन है, ए लोकेशन, बी लोकेशन और पीक लोकेशन। मैंने अगर तुम्हें बोला कि मैं ए लोकेशन पे नहीं खड़ा, तो मैं कहां पर खड़ा हूंगा? सोचो भैया, या तो आप पी के ऊपर खड़े होगे, या तो आप बी के ऊपर खड़े होगे। इन दोनों लोकेशन में कहीं पर खड़े होगे, यस और नो? या तो मैं पीक एलिमेंट के ऊपर ही खड़ा हूं, या तो मैं बी वाली लाइन के ऊपर कहीं पर खड़ा हूं, दो में कहीं पर खड़ा हूं। तो आपने यहां पर मिड -1 क्यों नहीं किया? इसी में आंसर है। लेट से मैं पी के ऊपर ही खड़ा होता, लेट से पी के ऊपर खड़ा होता, तो उस केस में एंड को मिड -1 कर देता, तो मेरा एंड यहां पर आ जाता और मैं पीक एलिमेंट को लूज नहीं कर देता, मैं पीक एलिमेंट को लूज नहीं कर देता, कृष्णा जोड़ करो, पीक एलिमेंट लॉस्ट हो जाता। दोबारा समझते हैं, मैंने कहा लेट से मेरा ई जो है, लेट से मेरा मिड जो है वो पी के ऊपर ही होता, ठीक है, और मैं ई को मिड -1 कर देता, तो मैं अपने पीक एलिमेंट को लॉस्ट कर देता, ई मेरा पी के पीछे आ जाता। दैट्स व्हाई मैंने ई को यहां पर मिड के इक्वल किया, दैट्स व्हाई मैंने ई को मिड के इक्वल किया। इसका ध्यान रखना, जब तुम इस प्रकार खेलते हो s इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ई इज इक्वल टू मिड -1, इन वाले खेलों में तुम व्हाइल लूप के अंदर लेस देन इक्वल टू ई की कंडीशन लगा सकते हो, चल जाएगा। पर जब कभी तुम ऐसा खेलोगे ना कि s को तुमने मिड के इक्वल कर दिया या e को तुमने मिड के इक्वल कर दिया, मेक श्योर दिमाग में डाल लो कि यहां पर s लेस देन इक्वल टू के अंदर इनफिनिट लूप में फंस जाओगे, इनफिनिट लूप में फंस जाओगे, यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा, यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा। सवाल है क्यों? मैंने कहा आंसर है ड्राई रन। सवाल है क्यों? मैंने कहा आंसर ड्राई रन। एक ही चीज के ऊपर बार 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 आते रहोगे, ठीक है। समझते हैं, ड्राई रन करते हैं। चलो नहीं समझे एक बार फिर बोलो, दोबारा बोलेंगे, चिंता ना करो। एग्जांपल देखने क्या था, 0 10 5 2 आ जाओ, इसको चलाते हैं अपने कोड को। 0 ऊपर मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है डीएससी का, बाइनरी सर्च। 0 10 5 2 चलो 0 1 2 3। मैंने बोला स्टार्टिंग में मेरा स्टार्ट कहां पर है? मेरा स्टार्ट इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। मेरा एंड कहां है? मेरा एंड जो है इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मिड अगर मैं निकाल लूंगा वो क्या होगा? 0 + 3 अपॉन में 2 दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी मिड जो है मेरा इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है? अब मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर लूप लगा रखा है कि अगर मेरा s लेस देन इक्वल टू e है तो मैं लूप में जाऊंगा। तो क्या 0 लेस देन 3 है? आपने बोला जी हां, तो मैं लूप में गया। लूप में पहली कंडीशन क्या है कि अगर मेरा ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1 है तो राइट में सर्च करो। तो यहां मैंने चेक किया, ए आर आर मिड क्या है? 10 है। ए आर आर मिड जो है वो है 10 और ए आर आर मिड प्लस 1 जो है वो है 5। तो हमसे क्या 10 लेस देन 5 है? आपने बोला फॉल्स। फॉल्स मतलब आप एल्स केस में चले गए। एल्स केस मतलब आपने बोल दिया ई जो है उसको मिड के इक्वल करो, लेफ्ट में ले आया, ठीक है। तो आपने ई को यहां से हटाया और आपने ई को यहां पर लगा दिया। आपका अगला एरे क्या बन गया सर्च करने का? आपका अगला एरे बन गया ये, एक में 0 पड़ा है, एक में 10 पड़ा है, यहाँ पर स्टार्ट पड़ा है, यहाँ पर ई पड़ा है, एस की वैल्यू 0 है, ई की वैल्यू 1 है और मिड की वैल्यू 0 + 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी मिड आपका यहाँ पर ही आ गया। अगेन सेम कंडीशन हमने पूछा कि ए आर आर मिड यहाँ पे क्या है? ए आर आर मिड यहाँ पे 0 है, ए आर आर मिड प्लस 1 यहाँ पे क्या है? वो यहाँ पर 10 है। मैंने दोबारा पूछा क्या 0 लेस देन 10 है? जवाब आया ट्रू। इसमें करना होता है राइट में सर्च करना होता है। राइट में सर्च का मतलब s इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो आपका s यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। अब कौन सा एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, इसके ऊपर ही आपका s है, इसके ऊपर ही आपका e है, इसका इंडेक्स 1 है और यहाँ 10 पड़ा है। s इज इक्वल टू 1 है, e इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर s इज इक्वल टू e हो गया, यानी कि देखो कंडीशन, मुझे रुकना पड़ेगा। तो जब तुम्हारा s और e सिंगल एलिमेंट के ऊपर आ जाए तो तुम क्या बोलोगे कि यही आंसर है। तो तुम s रिटर्न करना चाहो s रिटर्न कर लो, e रिटर्न करना चाहो e रिटर्न कर लो, तुमने रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। इस प्रकार तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, इस प्रकार तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये कहानी थी दोस्तों, ये कहानी थी आज की कहानी, ठीक है। तो अगर तुम्हें यहाँ पर डाउट था कि हमने यहाँ पर रिटर्न एस क्यों किया है, रिटर्न ई क्यों नहीं किया, तुम रिटर्न ई करना चाहो तब भी सही आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? एक बच्चा कह रहा है रॉन्ग है, तो मैंने बोला लीड कोड में एक मेल डाल दो कि तुम्हारे टेस्ट केस गलत है। क्या बात समझ में आती है? यहाँ पर मिड अपडेट नहीं किया, अगर तुम मिड अपडेट की वजह से कह रहे हो तो हाँ सही है, अगर उसके अलावा तुम इन दोनों लॉजिक में आ रहे हो तो आई थिंक तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए एक बार, ठीक है भैया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखो पहली कंडीशन क्या है? लाइन ए की कंडीशन बनानी। लाइन ए कंडीशन कैसे बनेगी? अगर ए आर आर ऑफ मिड जो है वो लेस देन है ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1 के, तो ये मेरी लाइन ए की कंडीशन दर्शाती है, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ, राइट में सर्च कर लेता हूँ पहली कंडीशन, ठीक है। मैंने बोला एक और कंडीशन आ सकती है कि यार ए आर आर ऑफ मिड -1 अगर छोटा है ए आर आर ऑफ मिड से, एंड
ARR ऑफ मिड अगर बड़ा है ARR ऑफ मिड प्लस 1 से, तो इस केस में मिड ही आपका आंसर है। पर ये हमने लिखी क्यों नहीं, हमने लिखी क्यों नहीं? इसमें इशू है दोस्त, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है। वो क्या है मुझे नहीं पता। मिड -1 एक वैलिड इंटीजर देगा कि नहीं, वैलिड इंडेक्स देगा कि नहीं देगा। हो सकता है कि मिड की वैल्यू 0 हो और 0 -1 हम ARR ऑफ -1 ट्राई कर रहे हैं सर्च करने की, राइट। तो यहाँ पे इनवैलिड इंडेक्स आ सकता है या फिर यहाँ पर ये एरे से बाहर भी जा सकता है, राइट। दैट्स व्हाई मैं ये यूज नहीं कर रहा। दैट्स मैंने सिंपल एक एल्स केस लगाया और उसके अंदर मैंने बोल दिया ई इक्वल्स टू मिड। अगर तुम्हें अभी भी यहाँ पर कंफ्यूजन है दोस्त, अगर तुम्हें अभी यहाँ पर कंफ्यूजन डेफिनेटली कुछ बच्चों को होगी, तो सिंपल मेरा तुम्हें एक ही एडवाइस रहेगा, तुम जाओ लीड कोड पर, वहां पर तुम्हें 3 सैंपल टेस्ट केस दिए हुए हैं, उन तीनों टेस्ट केस को तुम ड्राई रन करो इस अप्रोच पे, तुम समझ जाओगे। तुम ड्राई रन करो इस अप्रोच पे और सारी की सारी कहानी और कंफ्यूजन का आंसर ना एक ही स्लाइड में है। वो स्लाइड मैं दोबारा बनाता हूँ। मैंने बोला कि ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने 3 पार्ट में इस पूरे माउंटेन को ब्रेक किया है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट मेरी लाइन नंबर ए है, इसमें हर एक एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से छोटा होता है। यानी कि लाइन नंबर ए में मैंने क्या बोला कि हर एक एलिमेंट जो है अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा होता है। भैया इसमें पीक नहीं आता, मैंने कहा सोच के देखो, अगर तुम यहां बोलोगे ये पीक एलिमेंट है तो क्या पीक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट छोटा होगा? नहीं, दैट्स व्हाई पीक एलिमेंट इसके अंदर नहीं आता। दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा पार्ट क्या है? पीक एलिमेंट। पीक एलिमेंट जो है यानी कि एरे ऑफ आई जो है वो बड़ा होगा अपने i-1 से भी और वो बड़ा होगा अपने i+1 से भी। और थर्ड पार्ट ये लाइन नंबर बी का, यहाँ पे हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा होता है। यहाँ हमने क्या बोला, हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा होता है। अगर ध्यान से देखोगे यही सेम कंडीशन बी में भी आ रही है और यही सेम कंडीशन पीक में भी आ रही है, राइट। दैट्स व्हाई हम वो कंडीशन वहां पर इफ कंडीशन का इंक्लूड नहीं कर रहे। इफ की कंडीशन दैट्स व्हाई हम इससे बना रहे हैं, इस कंडीशन से इफ वाली कंडीशन इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि इन दोनों में वो ओवरलैप कर रहा है। हमने जानबूझ के ये वाली कंडीशन हमने पहले लिखी है क्योंकि ये सिंगल ए लाइन के अंदर आ रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार कृपा करके इसको फाइंड आउट करना, ड्राई रन करना और तुम्हें ये समझ में अच्छे से आने लग जाएंगे, ठीक है। होमवर्क की बात कर लेते हैं एक बार, मैं तुम्हें कराऊंगा वैसे सारे क्वेश्चन, फिर खुद से ट्राई करके आना। समझ नहीं आया लास्ट एक बार रिपीट करना वीडियो को, नहीं समझ में ड्राई रन करना, हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो तो हमने बोला जी आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड पिवट यूजिंग बाइनरी सर्च। अगला है सर्च इन तुम पिवट निकालनी सीख गए तो वाला क्वेश्चन कर लोगे, रोटेटेड एंड सॉर्टेड एरे, ठीक है। अगला है स्क्वायर रूट यूजिंग बाइनरी सर्च, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करना। कल जो तो मिल रहे हैं भाई, मास्टर के बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, कल जो मिल रहे हैं दोबारा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करना बहुत है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्त, हमने क्या क्या रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरुआत की, हमने लीनियर सर्च के साथ समझा ऑफ एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, फिर हमारी क्या ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है बाइनरी सर्च, उसके बारे में हमने सीखा क्योंकि लॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी देती है। पूरा हमने समझ लिया एल्गोरिथम कैसे काम करती है, हर इटरेशन में अपने एरे के साइज को हाफ करती है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाल के देखी, उसे ड्राइव करके देखी हमने एक बार। उसका हमने कुछ क्वेश्चन किए, फर्स्ट अकरेंस निकालनी सीखी, लास्ट अकरेंस निकालनी सीखी, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस निकालनी सीखी। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हमने जहां पे आपको फाइंड आउट करना है कि मिसिंग एलिमेंट। और एक क्वेश्चन हमने फिर किया पीक एलिमेंट इन माउंटेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। कोड बहुत सिंपल है, ठीक है। कोड में कुछ खास बड़ा है नहीं, छोटा सा कोड है, पर समझने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। और तुम्हें भी अगर इशू आ रहा है, कंफ्यूज हो तो तुम कुछ नहीं हो, बहुत सारे लोगों का भी इशू आता है करने में, कुछ लोग स्टूडेंट के जाते हैं, हमें रटना नहीं है इसको, बिल्कुल भी समझना है इसको, ठीक है। कृपा करके इसके बाद ड्राई रन करना 3-4 एग्जांपल्स को, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर जो कि कल सुबह होगा। एक बार फटाफट इसको रिवाइज करना जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, गुड नाइट।